ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पर, उनके व्यक्तित्व, उनके काल, उनकी उपलब्धियों के मूल्यांकन पर मैं एक लेक्चर, एक व्याख्यान लेकर आऊंगा। और आप जानते हैं आज उनका 133वीं जन्मदिवस है। यही वो अवसर है कि उनको याद किया जाए, विशेषकर इसलिए कि लगता है कि उनकी जो लेगेसी है, उनकी जो विरासत है, वो धीरे धीरे मिट रही है। नई पीढ़ी को कम से कम उनके युग का, उनके इंपॉर्टेंट डिसीजंस का ज्ञान होना चाहिए। बॉल आपके कोर्ट में होगा, जस्टिस आपको करना है। आप एक सवाल हमें करेंगे जो स्वयं मैंने ही बार बार आपके समक्ष एक विचार रखा है। आप उस विचार का उपयोग मेरे इस स्टेटमेंट के विरुद्ध कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। मैंने कहा है कि सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में कुछ भी अंतिम वाक्य नहीं होता और हमेशा मूल्यांकन के एक से अधिक बिंदु होते हैं। तो जो मैं मूल्यांकन का बिंदु आपके समक्ष रखूंगा, why should you agree with this, with my view, with my statement? आप मेरे इस स्टेटमेंट से एग्री क्यों करेंगे, क्यों सहमत होंगे? तो मैं दोनों पक्षों को तोड़ने का यथासंभव प्रयत्न करूंगा। मैंने इसका टाइटल ही दिया है, नेहरू एवं उनका काल, सफल अथवा विफल। क्योंकि नेहरू ने जितने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए, वह भारत के नेशन बिल्डर भी हैं, महान स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। विश्व राजनीति में भी उनका स्थान अद्वितीय रहा है। लेकिन उनके कुछ डिसीजंस हैं, जो डिसीजंस आगे चलकर उसका जो प्रभाव हुआ वो नकारात्मक हुआ है। तो हमें उनकी तमाम उपलब्धियों और डिसीजंस के बीच, उनके तमाम उपलब्धियों, उनकी सीमाओं के बीच, उनके व्यक्तित्व और उनके काल का मूल्यांकन करना है। मैं यथासंभव निष्पक्ष विचार देने का प्रयास करूंगा, लेकिन आप जानते हैं कि मेरा दावा कितना सच होगा वो आप ही निर्णय लेंगे। देखिए, पहले हम आते हैं, एक ब्रिटिश हिस्ट स्कॉलर है 19वीं सेंचुरी का, उसका नाम है एडवर्ड कारपेंटर। कारपेंटर ने एक बड़ा ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है। वो एक उनका कॉमन स्टेटमेंट है कि द यू नो विलेन ऑफ वन एरा वुड बी द हीरो ऑफ अनदर। तो उनका इशारा किस तरफ है? तो जिस समय कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट जो इन्वायरमेंट की बात उठा रहे थे, उसमें दुनिया इन्वायरमेंट जैसे प्रॉब्लम को गंभीरता से नहीं ले रही थी। कुछ लोग सेक्स फ्रीडम की बात कर रहे थे, जिसको कि 19वीं सेंचुरी में, विक्टोरियन एज में अमोरल माना जाता था, अनैतिक माना जाता था कि भाई आप सेक्स फ्रीडम की पैरोकारी करते हैं। एडवर्ड कारपेंटर ने उन्हीं को ध्यान में रखकर कहा था कि आज के जो खलनायक है कल नायक बनेंगे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू पर यह बात उल्टी पड़ती है कि कल के नायक आज खलनायक भी हो जाते हैं जब उनके कार्यों का दोबारा मूल्यांकन होता है। तो आज हम लोग यह देखें, उनके कार्यों का मूल्यांकन करते हुए विश्व और भारत की राजनीति में उनका स्थान निर्धारित करने का प्रयत्न करें। पहली बात तो आप लोग जानते हो, आप लोग नई पीढ़ी के लोग हो, और मैं इसमें नई पीढ़ी वाले नहीं, आई एम सॉरी, क्योंकि पुरानी पीढ़ी वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो जब हम किसी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि हर डेकेड, हर दशक में उस व्यक्तित्व का पुनर्मूल्यांकन होता है। समय के साथ मूल्यांकन का आधार बदलता जाता है। तो चलिए मैं पहले इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित करूं, तब उनके कार्यों की तरफ आपको ले चलूंगा। आखिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में इस तरह की जो धारणा आई और बाद में उनके बहुत सारे निर्णयों को अस्वीकार किया गया और ऐसा माना गया कि यह देश के लिए घातक हुआ, इसकी वजह क्या है? तो मैंने आपको बताया कि देखिए,
मैंने कोशिश की है यथासंभव निष्पक्ष रहने का। फिर आप कहेंगे मोटी पुस्तकें, क्योंकि क्योंकि ये मेरी आदत रही है कि थोड़ा-सा मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को वेरीफ़ाई कराऊँ। देखो, एक नेहरूज़ इंडिया अ हिस्ट्री ऑफ 7 मिथ्स, ये टेलर और सरमन का है। ये बुक एक फॉरेन स्कॉलर का है जो नेहरू पर भी रिसेंट में आया है, बहुत ही रिसेंट में। ये बुक मेरा पास बहुत पहले से है, इसी वर्ष लेकिन आया। त्रिपुर दमन सिंह का है और आदिल हुसैन एक मशहूर ब्यूरोक्रेट है, उनका है। द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर। और नेक्स्ट वन ये है कि नेहरू एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया, जिसमें मानस फिराक भट्टाचार्य का है। इसमें मैंने गौर करके एक चीज देखी कि ये त्रिपुर दमन सिंह का जो बुक है वो निष्पक्ष है बहुत हद तक, और टेलर और सरमन का थोड़ा सा उनका डायरेक्शन अलग है। वो एक समग्र मूल्यांकन वो भी करते हैं। और इधर नेहरू एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया जो मानस फिराकपुरी भट्टाचार्य का है, वह पुस्तक थोड़ा सा नेहरू के प्रति विशेष आदर भाव रखता है। लेकिन जो राम माधव है, आप जानते हैं कि ये इनकी जो राजनीतिक पक्षधरता किधर है, तो ये नेहरू के पक्ष में तो कभी नहीं जाएगी। तो मैंने इनकी पुस्तक को भी आधार बनाया। हालांकि इन्होंने नेहरू पर नहीं लिखा है, इन्होंने द हिंदुत्व पैराडाइम करके लिखा है। लेकिन जब आप पिछले 5 दशकों का मूल्यांकन करने चलते हो तो नेहरू को तो बीच में आना तय है, क्योंकि वो बहुत सारे नीतियों के ट्रेंड सेटर हैं, नीतियों के फाउंडर हैं, इंडियन नेशन बिल्डर हैं। तो कहानी तो नेहरू से ही शुरू होती है, तो जाहिर है कि राम माधव के विचार में नेहरू भी आ गए। एक मैंने पीछे भी एक निखिल मेनन की बुक मैंने पीछे किसी लेक्चर में आपको दिखाया हुआ, प्लानिंग डेमोक्रेसी। इसको मैं रेफरेंस तब दूंगा जब मैं नेहरू की इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करूंगा। अब देखिए, काम तो बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि नेहरू के समस्त एरा का मूल्यांकन कुछ या घंटों में करना, यानी एक या हाफ 1.5 आवर में, क्योंकि यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे श्रोताओं के ऊपर कुछ ज्यादा वजन ना पड़े। तो ये अपने आप में एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, विशेषकर वैसे व्यक्तित्व के लिए जो एक उलिसिस की तरह है, जिसको उद्घाटित करने के लिए एक होमर की जरूरत है। होमर एक बहुत एपिक राइटर है, महाकाव्य का लेखक है, आपने सुना होगा ग्रीक स्कॉलर होमर के बारे में। तो वैसे ही जवाहरलाल नेहरू की जितनी उपलब्धियां, जितने कार्य, उनकी जितनी नीतियां हैं, उसे तो एक होमर की जरूरत है। चलिए, लेकिन मैं पहले इस मुद्दे पर आपका ध्यान इंगित करूं कि नेहरू के विषय में एक मिसकॉन्सेप्शन फैलने का की वजह क्या है, उनकी बहुत सारी नीतियों को आज क्यों अस्वीकार किया जाता है। इसमें ये बुक तो मैंने बताया, लेकिन एक इस पर बहुत पहले मैंने बुक पढ़ी थी, हालांकि उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन मेरे पास था, तो मैं वो बुक आपको दिखा दूं। ये वर्डिक्ट ऑन नेहरू, द राइज एंड फॉल ऑफ ए रेपुटेशन, ये बुक रामचंद्र गुहा की है। ये बुक मैंने पहले से ही पढ़ा था, लेकिन ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि रामचंद्र गुहा ने जो वर्डिक्ट ऑन नेहरू दिया है, उसमें उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है कि नेहरू के व्यक्तित्व पर क्यों प्रश्न चिन्ह लगता है, क्यों उनके कार्यों, क्यों उनकी उपलब्धियों पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। तो इस बुक को मैंने बहुत हद तक आधार बनाया है। और फिर शशि थरूर की बुक है द इन्वेंशन ऑफ नेहरू, द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, ये भी रिसेंट की बुक है। तो ये बुक भी शशि थरूर ने उठाया। हालांकि रामचंद्र गुहा वाली बुक मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी, इसलिए नहीं कि, हालांकि थोड़ा रामचंद्र गुहा नेहरू के प्रति थोड़ा सा ज्यादा श्रद्धावान है, तो उसका मैंने काउंटर या बैलेंस दूसरे बुक से भी करने की कोशिश की है। तो चलिए, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि रामचंद्र गुहा ने एक दो महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है। एक कहा है कि नेहरू के विषय में इतने सारे विवाद हुए, या उनके जो आज बहुत सारी नीतियां पर प्रश्न चिन्ह लगता है, या कुछ लोग उनके विषय में नेगेटिव प्रचार करते हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है, खासकर आजकल सोशल मीडिया के युग में। इसका एक कारण यह है कि वह लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे, सबसे अधिक समय तक उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। और आप जानते हो कि ही जस्ट स्टार्टेड जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर 1950 से भी आप काउंट करेंगे तो 14 वर्ष एट ए स्ट्रेच वो प्राइम मिनिस्टर रहे। तो इतने जो लॉन्ग सर्विंग प्राइम मिनिस्टर होता है, तो उसमें बहुत सारी गलतियों की संभावना होती है, क्योंकि जितने लंबे समय तक आप शासन करोगे, उतने समय में नीतिगत भूल होने की संभावना होती है। माउंटबेटन ने एक बहुत ही एप्ट रिमार्क दिया है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। उस रिमार्क को इन्होंने ही कोट किया है। लॉर्ड माउंटबेटन ने लिखा कि अगर नेहरू का डेथ 1958 में हो जाता, तो नेहरू 20th सेंचुरी के सबसे महान नेता के रूप में स्थापित होते, क्योंकि 1958 के बाद उनकी नीतियों का कुछ पक्ष
नेगेटिव पक्ष उद्घाटित होने लगा है। जैसे 1958 में एक करप्शन केस आया है गवर्नमेंट के समक्ष, वो मुद्रा केस उसको बोलते हैं। हालांकि नेहरू के व्यक्तित्व पर डायरेक्ट उन पर कोई आंच नहीं है, लेकिन अगर कोई मिनिस्ट्री या कैबिनेट में कोई बात उठती है तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आंच अप्रत्यक्ष रूप में आ जाती है। दूसरी बात है, 1959 में केरला की निर्वाचित सरकार को अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए, जो नेहरू जैसा डेमोक्रेट जो संविधान को आकार देने में इतनी अहम भूमिका निभाई हो, उसकी सरकार के समक्ष एक वेल रिकॉग्नाइज्ड एंड वेल through due process of the elections the government has been established in spite of the fact that कि वो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है, या केरला में वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था, वो दुनिया का पहला इलेक्टेड गवर्नमेंट था, क्योंकि इससे पहले मार्क्सिज्म या जो कम्युनिज्म है वह कभी भी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया इलेक्शन प्रोसीजर को नहीं लेकर चलता। केरला की ये सरकार, केरला की कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनाव लड़े, चुनाव जीता, इन 59 में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग का पहला उदाहरण है वो नेहरू का ही एरा है। तो थोड़ा प्रश्न लगता है। और अंत में जो 1962 का जो चाइनीज डिवेकल है, वह एक कैसा मुद्दा है वो आपको आगे हम जिक्र करेंगे। तो एक फैक्टर ये आता है। दूसरा फैक्टर है कि एस गोपाल उनके बायोग्राफर हैं। एस गोपाल ने एक बात कही है, कहिए कि देखिए, नेहरू का अगर मूल्यांकन हम साधारण स्टैंडर्ड पर या कॉमन जजमेंट से करते हैं, कॉमन स्टैंडर्ड से करते हैं, तो उनके साथ जस्टिस नहीं होगा। क्योंकि हम इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि नेहरू के बाद जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए, वो सारे प्राइम मिनिस्टर एक को चलने के लिए एक बना बनाया पाथ था, चाहे वो विदेश नीति हो या घरेलू नीति हो। लेकिन भारत में नेहरू, चीन में माओ सेतुंग, जाम्बिया में केनेथ कोंडा, वियतनाम में हो ची मिन, तो ये जितने भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स हैं, साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, तो इनको बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने थे जिससे उनके दी राष्ट्र का भविष्य निर्धारित होना था। बिकॉज दे वर द ट्रेंड सेटर, मीन्स कि दे वर द फर्स्ट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट इन पोस्ट कॉलोनियल एरा। जैसे कोई भी उपनिवेश की स्वतंत्रता के बाद ये पहली सरकार अपने अपने देशों में थी, चाहे हो ची मिन्ह की सरकार हो, चाहे माओ सेतुंग की सरकार हो, नेहरू की सरकार हो, केनेथ कोंडा की सरकार हो जाम्बिया में, या आप लें तो घाना में क्वामे नक्रुमा की सरकार हो। इन सभी के ऊपर दायित्व बहुत ज्यादा था, क्योंकि इनकी नीति इनके देश के भविष्य को निर्धारित करने वाला था। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू पर जो वजन पड़ा, वो भारत के किसी भी प्राइम मिनिस्टर से आप उसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो सेकेंड वन फैक्टर हुआ। थर्ड वन फैक्टर हुआ, रामचंद्र गुहा ने स्वयं क्षोभ व्यक्त किया है कि नेहरू के केस को टार्निश करने में, उनके इमेज को बिगाड़ने में श्रीमती गांधी की सरकार का भी एरा बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि उनके बहुत सारे कार्यों, चाहे वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, चाहे उनकी जो पॉलिसी ऑफ बैलेंस हो, इन सबको अनडन करने में श्रीमती गांधी, उन सभी को बिगाड़ने में श्रीमती गांधी की सरकार का रोल रहा है। इसलिए श्रीमती, यह भी एक कारण है कि उनकी लेगेसी को श्रीमती गांधी के काल से बहुत बड़ा धक्का। दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। एंड फोर्थ वन जो फैक्टर है, उस पर ध्यान, जो एस गोपाल ने भी इसकी तरफ इशारा किया, उनका जो बायोग्राफर है, कि अगर आप किसी व्यक्तित्व या किसी की नीति को एनाक्रोनिस्टिकली, मतलब उसका मूल्यांकन करते हो, रेट्रोस्पेक्टिवली करते हो, मतलब आप अतीत में जाकर, जैसे मैं आपको कंक्रीट एग्जांपल बताता हूं। नेहरू की सरकार 1950-1960 के सच्चाई को बताता है। 1950 और 60 के दशक की परिस्थितियों के आधार पर अगर आप नेहरू की नीति का मूल्यांकन न कर, आप अगर 2010 या 1990 के दशक या 2010 के दशक, 2020 के दशक या 2022 के मानदंड से अगर नेहरू की नीति का मूल्यांकन करते हो, तो उनकी बहुत सारी नीतियां बिल्कुल ही असंबद्ध और बिल्कुल ही अपरिपक्व आपको दिखेगी, क्योंकि वह उन समय की परिस्थितियों के लिए है जब नेहरू का एरा था। उस समय उस समय जो विश्व की परिस्थितियां क्या थी और भारत की परिस्थितियां क्या थी, यह नेहरू की नीति के मूल्यांकन का आधार होना है।
तो चलिए, ये मैंने 4 बातें आपको बताई। अब चलिए, अब हम आपको ले चलते हैं दूसरी तरफ, क्योंकि हमारे सामने चुनौतियाँ बड़ी है, उपलब्धियों का समीक्षात्मक मूल्यांकन। तो पहला हम स्वतंत्रता आंदोलन में देखें कि स्वतंत्रता आंदोलन में नेहरू का क्या योगदान रहा, और फिर हम राष्ट्र निर्माण में देखें। तो चलिए, स्वतंत्रता आंदोलन में अगर आप मूल्यांकन की बात करेंगे, तो मैंने यहाँ 4 मुद्दे उठाए हैं। मैंने कहा कि देखिए, एक है कि स्वतंत्रता का अर्थ विस्तार। आप याद करें, 1920 के दशक में आप लोग सभी लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पता है। केवल मैं उस पहलू की तरफ इशारा करना चाहूंगा कि व्हाट चेंजेस वर ब्रॉट बाय जवाहरलाल नेहरू, और व्हाट इम्प्रिंट वाज प्लेस्ड बाय द पर्सनालिटी ऑफ जवाहरलाल नेहरू ऑन द कोर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व ने राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या छाप छोड़ी है। जैसे आंदोलन तो चल ही रहा था, ठीक है। 1920 के दशक में गांधीवादी एरा आ गया, यह भी सही है। 1920 के दशक में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी भारतीय राजनीति में सक्रिय भागीदारी शुरू हुई। वैसे 1916 में उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई, और फिर वो आकर्षित हुए, राजनीति की तरफ सक्रिय हुए। बल्कि उनका आरंभिक जुड़ाव कहीं न कहीं प्रतापगढ़ के किसान आंदोलन से ही रहा था, हालाँकि प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में ही सही, उन्होंने सपोर्ट किया था और किसान नेता भी उनके संपर्क में रहे थे। 1920 के दशक से वो काफ़ी एक्टिव हो गए पॉलिटिक्स में। तो अब यहाँ पर गौर करके आप देखेंगे कि गांधी जी के आगमन के बाद गांधी जी ने स्वतंत्रता के अर्थ का विस्तार किया सामाजिक क्षेत्र में। उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ किसानों, माने महिलाओं और निम्न वर्ग, दलित, सबकी स्वतंत्रता की भावना थी। लेकिन गांधी जी ने कभी भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्वेश्चन को नहीं उठाया। जब पंडित नेहरू का आगमन हुआ, तो पहला तो उन्होंने स्वतंत्रता का अर्थ विस्तार किया। उन्होंने कहा कि देखिए, स्वतंत्रता का अर्थ केवल आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता भी है। और कांग्रेस की राजनीति में इकोनॉमिक कंटेंट को जुड़वाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेता का बहुत बड़ा योगदान। हालांकि आप कहेंगे क्या इसमें कम्युनिस्टों का योगदान नहीं रहा है, समाजवादियों का योगदान नहीं रहा है? तो ये मूवमेंट भी चलते रहे, इन कांग्रेस में लीड करके और कांग्रेस की राजनीति को उस दिशा में मोड़ने का काम ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बखूबी किया है। सेकेंड वन देखते हो, स्वराज्य से पूर्ण स्वराज्य की, मतलब 1929 से पहले कांग्रेस का लक्ष्य रहा था स्वराज्य प्राप्त करना। स्वराज्य एक तरह से लिमिटेड फ्रीडम था, दैट वाज द लिमिटेड फ्रीडम। उसमें आपकी विदेश नीति और प्रतिरक्षा आपको नहीं मिलेगी। आंतरिक मामले में आपको स्वतंत्रता दी जाएगी, उसे कहते हैं स्वराज्य। पूर्ण स्वराज्य का मतलब है कि आप यू आर कंप्लीटली फ्री, फॉरेन पॉलिसी और जो सुरक्षा है वो भी आपके हाथों में आएगी। तो जब 1928 में जब पहला देसी संविधान बना था, नेहरू रिपोर्ट आप लोगों को पता है, उसमें पहले डोमिनियन स्टेटस, वो स्वराज्य का ही एक विकसित रूप है, डोमिनियन स्टेटस का लक्ष्य अपनाया गया था। तो उस लक्ष्य पर उस समय जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस उनके साथ युवा नेता थे। दोनों ने मिलकर दबाव बनाया, और उस समय नेहरू और सुभाष ने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के माध्यम से युवाओं में पूर्ण स्वतंत्रता के विचार को फैलाया, और नेहरू रिपोर्ट पर दबाव डाला कि आप पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को पारित करिए, उसको एक्सेप्ट करिए। हालांकि नेहरू संविधान ने, यानी नेहरू रिपोर्ट ने, जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी थी, उसने पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को तो नहीं अपनाया। लेकिन हाँ, इन युवा नेताओं के दबाव में एक बदलाव लाया गया कि अगर 1 वर्ष के अंदर स्वतंत्रता नहीं, अगर स्वराज्य सरकार ने नहीं दिया, यानी डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया, तो फिर कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य की तरफ जाएगी। तो इसलिए जब 1 वर्ष का समय समाप्त हो गया, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। तो इसमें आपने देखा स्वतंत्रता का अर्थ विस्तार में आप देखोगे आर्थिक स्वतंत्रता, ये आर्थिक स्वतंत्रता को कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल करना, स्वराज्य से पूर्ण स्वराज्य की ओर आप 1929 का लाहौर अधिवेशन ध्यान रखो। 1929 का लाहौर अधिवेशन,
इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है। फिर मैं आपको बताना चाहता कि कांग्रेस की राजनीति में नवीन गतिशीलता। कांग्रेस की राजनीति में नवीन गतिशीलता का मतलब यह हुआ कि युवा नेताओं की सक्रियता, युवा नेताओं की सक्रियता और कांग्रेस को आंदोलन की ओर मोड़ना। जैसे युवा नेता थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो हमेशा इस बात पर बल देते थे कि कांग्रेस को एक फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाना चाहिए और देश की स्वतंत्रता के लिए काम करना चाहिए। तो ये युवा नेताओं की सक्रियता, इसमें जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान रहा। सुभाष चंद्र बोस भी उनके साथ थे। और कांग्रेस के संरचनात्मक परिवर्तन में भूमिका, दैट इज कॉल्ड कांग्रेस के संरचनात्मक परिवर्तन में भूमिका। जब इस भूमिका पर आप निगाह डालेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि आप 1930 के कराची अधिवेशन से, 1931 के कराची अधिवेशन से शुरू करिए और फिर आपको पता चलेगा कि कांग्रेस के कार्यक्रम को आर्थिक दिशा में मोड़ने में पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसने कांग्रेस पर निरंतर दबाव डाला है। उस मुद्दे पर उनको कम्युनिस्टों से भी सहमति बनी है और कांग्रेस समाजवादी दल के नेताओं से भी सहमति बनी है, क्योंकि जब कांग्रेस समाजवादी दल कांग्रेस में बना था, कांग्रेस के अंतर्गत बना था, जिसमें जिसमें आप देखेंगे जिस दल में बहुत सारे जयप्रकाश नारायण थे, अशोक मेहता, संपूर्णानंद सिंह, मीनू मसानी, तो जब यह आचार्य नरेंद्र देव, तो जब यह पार्टी बनी थी तो भले ही डायरेक्ट उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं शामिल हुए, लेकिन हाँ, उन्होंने इस पार्टी को आशीर्वाद अवश्य दिया था। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इन्होंने कांग्रेस की राजनीति को भी धीरे धीरे समाजवाद की दिशा में मोड़ने का प्रयत्न किया। 1931 का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता तो वल्लभ भाई पटेल ने की थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं समाजवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। फिर जब 1936 में लखनऊ अधिवेशन और 1937 में फैजपुर अधिवेशन आया, तो उन दोनों अधिवेशनों में उन्होंने प्रगतिशील कृषि कार्यक्रम को पारित किया था। और 1900 मतलब 1936 के लखनऊ अधिवेशन, 1937 के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी और उसी में इतने प्रगतिशील कार्यक्रम पारित हुए थे। तो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में भी इन्होंने, उस समय हालांकि उसकी अध्यक्षता तो सुभाष ने की थी, उसमें नेहरू भी उनके साथ थे, और उसमें एक योजना समिति का गठन हुआ था, जिस योजना समिति का अध्यक्ष नेहरू को ही बनाया गया था। इतना तक कि जो 1937 में जो कांग्रेस की चुनावी घोषणा पत्र आई थी, उस घोषणा पत्र को आकार देने में नेहरू का बहुत बड़ा योगदान था और नेहरू उसमें स्टार प्रचारक बने थे कांग्रेस के। गांव-गांव में घूमकर उन्होंने कांग्रेस का प्रचार किया था। तो अपने आप में आप देखोगे तो भारतीय राजनीति में युवा नेता के रूप में नेहरू ने जो सक्रियता लाई वो अद्वितीय। अब अगर इसका तुम सीमा पक्ष देखना चाहें आप कि भाई इसका लिमिटेशंस क्या है, तो लिमिटेशंस ये है कि बेसिकली ही वाज एन आइडियोलॉज। आइडियोलॉज मतलब विचारक थे। कॉमन पीपल के, चूंकि उनमें एक प्रकार की अंग्रेजियत थी, कहा जाता है कि हैरो हैरो स्कूल के प्रोडक्ट ब्रिटेन यानी लंदन और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के प्रोडक्ट, वह विचारों की दुनिया में रहते थे। कॉमन पीपल के साथ उनका संपर्क कम था, क्योंकि गांधी जी की तरह वो लाठी टेकते हुए गांव-गांव में जाने में विश्वास नहीं करते थे। वो जनता के हितों का गार्जियन अपने आप को समझते थे और समझते थे कि हम केंद्र में बैठे हुए ऊपर से हम ऐसी आर्थिक सामाजिक व्यवस्था कायम करेंगे कि जन-जन तक रोटी और स्वतंत्रता पहुंच जाएगी। तो कहीं न कहीं इस आधार पर आप उनकी सीमा मान सकते हैं। जैसे सामान्य किसान आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, सामान्य मजदूर आंदोलन में, हालाँकि उन्होंने उस समय जो कांग्रेस का जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस था उसकी अध्यक्षता भी उन्होंने की है और वर्किंग क्लास मूवमेंट से उनका वैचारिक जुड़ाव रहा है। लेकिन अगर आप ग्राउंड स्केल पर कहेंगे तो ग्राउंड स्केल पर हाँ, ऐसा ज़रूर है कि उनका ग्राउंड स्केल पर वैसी कोई पहुँच नहीं रही है, यह या ग्रासरूट लेवल पर उन्होंने काम नहीं किया है, इतना तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक बात तो साथ में माननी पड़ेगी कि उस समय एक प्रबल विचारक और
एक लीडर की आवश्यकता थी। उस कमी को उन्होंने बहुत हद तक पूरा किया। सबसे बढ़कर मैं आपको बताऊँ कि भावी भारत की तस्वीर उन्होंने खींची, वो कितनी सटीक थी। जैसे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके लिए संभव हो, तो कभी आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़कर देखिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया मैं इसलिए कहता हूँ कि बेसिकली इस पर इंडियन आइडियोलॉजी करके एक ब्रिटिश ने एक बुक लिखी थी। उसने जो भारत की संस्कृति की उन्होंने जो जिस तरह से डिस्टॉर्ट करके दिखाया, नेहरू ने जब 1944 में जब वो जेल में थे, तो उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है, अब आश्चर्य की बात यह है कि जब 1944-46 में इंडिया जब फ्रीडम के लिए चल रहा था, तो आखिर नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्यों लिख रहे थे? उसमें देखो, इतिहास वर्तमान को आकार देता है और भविष्य को दिशा देता है। भारत को कैसा बनना है, नेहरू के लिए किस प्लuralistic ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पर, उनके व्यक्तित्व, उनके काम, हमारा भारत किस प्रकार से धार्मिक सांस्कृतिक सद्भाव का मॉडल बनेगा, वह मॉडल जो उन्होंने स्वप्न देखा था, वह स्वप्न वो अतीत से ही खोजने का प्रयत्न करते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, और दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि देखिए हमारे अतीत में कैसे हम सांस्कृतिक विविधता में एकता के उदाहरण हैं, कैसे कल्चरल डाइवर्सिटीज के बीच एक प्रकार की यूनिटी चली आ रही है, कैसे हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में सद्भाव रहे हैं। तो भार उन्होंने अतीत के माध्यम से भविष्य को दिशा देने का प्रयत्न किया। तो ही वॉज अ विजनरी। मैं आपको एक बुक में बताऊं, इसीलिए एक स्कॉलर हैं, ये नेहरू एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया में जो मानस फिराक शुरू करते हैं, तो उनके प्रीफेस में ही है कि जवाहरलाल नेहरू वाज प्लेटोज फिलोसोफर किंग who discovered an India that remains an undiscovered possibly. Means कि in India that remains an undiscovered possibility. Nehru and the spirit of India is a critical and nuanced pursuit of this intellectual and political legacy. जैसे इस लेगेसी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये जो लिखते हैं मानस फिराक भट्टाचार्य, कहते हैं कि यह प्लेटो के फिलोसोफर किंग की तरह है। अब देखिए प्लेटो, तो आप जानते हो कि जो वो ग्रीक स्कॉलर, उसने एक परिकल्पना दी थी, क्योंकि मैं इसको थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि राजा को कैसा होना चाहिए। अब वो तो एंशियंट टाइम में लिख रहा है, मतलब क्रिश्चियन सेंचुरी से पहले लिख रहा है, तो उसकी तो बात छोड़िए, वो तो उस युग के लिए लिख रहा है, इसलिए किंग शब्द का प्रयोग करा। फिलोसोफर किंग मतलब एक जो राजा है, उस राजा को एक दार्शनिक होना चाहिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से तुलना की जाती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जस्ट उस दार्शनिक की तरह हैं, एक दार्शनिक किंग की तरह, मतलब एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके पास भारत और विश्व का एक विजन था। विजन से मेरा मतलब यह है कि एक तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपने देखा, ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, सच पूछिए तो मैं नेहरू के ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत प्रभावित हुआ। मतलब उन्होंने एक तरह से काउंटर किया है कॉलोनियल हिस्टोग्राफी को, औपनिवेशिक इतिहास लेखन है, उस उनको उन्होंने विश्व इतिहास की एक झलक में उन्होंने एक बड़ा ही काउंटर तस्वीर दिखाई है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। अगर कोई नॉलेज के लिए पढ़ना चाहे तो मोस्ट वेलकम, दैट इज अ ग्रेट पीस ऑफ लिटरेचर एंड हिस्ट्री आई थिंक। तो वो इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता से पहले या भारत का प्रधानमंत्री होने से पहले, वह कोई ऐसा नहीं है कि एक झटके में प्राइम मिनिस्टर हुए थे या गांधी जी की कृपा के कारण हो गए थे। 9 वर्षों तक वो जेल में रहे थे और एक एक राष्ट्रीय मुद्दे पर उनका विचार स्पष्ट था, चाहे वह माइनॉरिटी कम्युनिटीज की बात हो, अल्पसंख्यक समूह की बात हो, या भारत में कमजोर वर्ग के न्याय की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो, या भारत में डेमोक्रेसी की बात हो, फ्रीडम की बात हो, सेकुलरिज्म से संबंधित विचार है। बिल्कुल ही उनका स्पष्ट दृष्टिकोण था। उतना स्पष्ट दृष्टिकोण हम किसी भी दूसरे नेता का नहीं पाते। एक बार स्वयं गांधी जी, अब मैं आपको यह भी चर्चा करूंगा, प्राय कहा जाता है कि गांधी जी ने उनको फेवर किया और पटेल की जगह भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोई वजह नहीं थी गांधी जी को नेहरू को छोड़कर, पटेल को छोड़कर नेहरू को फेवर करने की। पटेल गुजरात से थे और व्यक्तिगत रूप से जितना पटेल गांधी जी के प्रति श्रद्धावान थे, उतना नेहरू भी नहीं थे। क्योंकि मैं आपको बताऊं
कि पटेल का विचार भी गांधी जी से मिलता था। आप पीछे अतीत में जाकर देखें, तो पटेल जिस समय असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस लिया, उनके अगेंस्ट में, उनके विरोध में जब स्वराजिस्ट खड़े हुए, तो अपरिवर्तनवादी समूह का नेतृत्व तो वही पटेल कर रहे थे। जब कांग्रेस के अंदर वामपंथी समूह का प्रभाव बढ़ने लगा, तो पटेल ने ही गांधी जी को इस बात के लिए आगाह किया कि वामपंथ का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, और तब जाकर त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी ने सुभाष का रास्ता काटने की कोशिश की। अगर आप व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे तो सुभाष और पटेल के बीच भी मतभेद रहा है। अपने पैरेंटल प्रॉपर्टी के मुद्दे पर एक व्यक्तिगत उन दोनों के बीच भी एक तनाव रहा है, जो रुद्रांशु मुखर्जी लिखते हैं कि कैसे उनके पटेल के बड़े भाई, जिनका नाम आप जानते होंगे विट्ठल भाई पटेल, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सुभाष के नाम कर दी थी, हालांकि राष्ट्रीय आंदोलन पर स्पेंड करने के लिए की थी, लेकिन अपने भाई से उनका मनमुटाव था और वो झुकाव सुभाष की तरफ दिखाया, और यही एक मुद्दा बना था, बड़ा मुद्दा, जिसमें व्यक्तिगत तौर पर गर्ज था पटेल को सुभाष से। तो कहीं ना कहीं गांधी जी उसमें पार्टी बन गए। तो ये बात तो तय है कि प्रधानमंत्री के पद के चयन के लिए उन्होंने भेदभाव नहीं किया होगा, बल्कि उनके नेहरू जी की योग्यता में विश्वास था। मैंने एक रचना दे पढ़ी थी, राजमोहन गांधी, उनके पौत्र की भी, ग्रैंडसन की भी, जो ऑक्सफोर्ड से रहे हैं। उन्होंने इस बात का जस्टिफिकेशन दिया कि नेहरू को क्यों प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। बेसिकली वो इंडियन आइकॉन और वर्ल्ड आइकॉन थे, तो उन पर सहमति ज्यादा उनके व्यक्तित्व पर बन रही थी। और गांधी जी से तो उनका हमेशा वैचारिक मतभेद नेहरू का होता था। फिर भी नेहरू ने एक बार वायसराय लिनिथगो को कहा था कि आप पंडित से वाद विवाद में नहीं जीत सकते। अगर आप पूरी रात उससे बहस करते रहेंगे तो वो आपसे बहस करता रहेगा, और वो अपनी बात मनवाकर ही छोड़ेगा। तो कहीं न कहीं जवाहरलाल नेहरू की समझ, उनके ज्ञान, उससे गांधी जी प्रभावित थे, एंड दिस वाज द रीजन कि व्हाई डिड ही सिलेक्ट नेहरू एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब उनका झुकाव उसकी तरफ रहा। तो चलिए, तो ये हुआ। अब इससे बड़ा काम, ये तो चलिए, ये तो राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने जो भूमिका निभाई वो मैंने बताया, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात है राष्ट्र निर्माण में भूमिका, क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना की एक गलती ने पाकिस्तान को विभाजित कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना की एक गलती ने पाकिस्तान को विभाजित कर दिया। वह यह, उसने जाकर पूर्वी पाकिस्तान में कहा था कि आप बांग्ला को छोड़कर उर्दू भाषा को अपनाइए। और उर्दू के मुद्दे पर किस तरह से मतभेद बढ़ता गया कि आखिर एक स्वतंत्र बांग्लादेश राष्ट्र बन गया। आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई ऐसे एशियो अफ्रीकन देश थे जिसके हेड ऑफ द गवर्नमेंट ने जो गलती की, तो वो देश गृह युद्ध का शिकार हो गया। लेकिन उस समय आप जरा सोचिए, जरा अनुमान करिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पर डिसीजन मेकिंग का कितना बड़ा अधिभार था। अब उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई है, वो पॉलिसी में उन्होंने कहाँ कहाँ सही किया है, कहाँ कहाँ गलती की है, उस पर नजर डालिए। पहले चलिए, भारतीय राष्ट्र की संकल्पना के विकास में योगदान। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री बनने के बाद या उससे पहले इस बात को उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारत धर्मनिरपेक्ष होगा, यानी सेकुलर पॉलिसी की तरफ उनका झुकाव था। और उन्होंने बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया कि इंडिया वुड बी सेकुलर। हालांकि इसमें केवल अकेला नेहरू का योगदान नहीं है, पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान हमारे नेताओं ने सेकुलर इंडिया के बारे में ही सोचा था। लेकिन सेकुलरिज्म के प्रति जितनी प्रतिबद्धता आप नेहरू को देखेंगे, शायद किसी दूसरे नेता को देखेंगे, क्योंकि उनके सेकुलरिज्म की एक परीक्षा थी, और वो परीक्षा थी भारत का विभाजन एवं दंगे। हाँ, आप अगर पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान कहें तो भारत का विभाजन हुआ, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की विफलता थी, और उस विफलता के नेहरू भी पार्ट थे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि लेकिन आप अगर उन नेताओं के ट्रैक रिकॉर्ड पर देखेंगे, क्योंकि हालांकि नेहरू का भी बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन था। 1937 के चुनाव में जब मुस्लिम लीग बुरी तरह पिट गया था, तो नेहरू ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अब भारत में दो ही पार्टियां रह गई है, एक साम्राज्यवादी पार्टी, एक राष्ट्रवादी पार्टी। साम्राज्यवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व, उनका कहना था कि साम्राज्यवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश कर रहे हैं, तो राष्ट्रवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही है कांग्रेस।
लेकिन मुस्लिम लीग का नाम तक उन्होंने लिया, मतलब ही जस्ट ट्राई टू अंडरमाइन मुस्लिम लीग। यानी मुस्लिम लीग को उन्होंने बहुत कम करके यहाँ का 1937 में उसकी कीमत इंडिया को चुकानी पड़ी। लेकिन दूसरी बात आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि कांग्रेस के नेताओं में वह एकमात्र नेता थे जिन्होंने इस बात की पैरोकारी की कि मुस्लिम मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम चलाया जाए। इस पर किसी और का ध्यान नहीं गया था कि जनसमान मुसलमानों के बीच चलिए और जाकर उन तक हम जागृति फैलाएं और मुस्लिम लीग को अलग थलग करें। लेकिन जब उन्होंने प्रोग्राम चलाया तो कांग्रेस के नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया और इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि अंत में विभाजन के कगार पर भारत बढ़ता चला गया और आता चला गया और उसका कोई रोकथाम नहीं हो सका। तो उसमें बल्कि गांधी जी भी मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में उत्साह नहीं दिखाया था। इनकी संकल्पना बिल्कुल स्पष्ट है कि इंडिया एक एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, उसका प्लुरलिस्टिक ढांचा होगा, यानी बहुलवादी क्षेत्र होगा। इसमें सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को समान व्यवहार किया जाएगा और प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर लोगों के बीच संबंध निर्धारित होंगे। तो यह जो बात थी वो भारत की संकल्पना विकसित करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान था। अब दूसरा देखते हैं राष्ट्र निर्माण। अब राष्ट्र निर्माण में आप लोगों को मैं इनवाइट करता हूं कि मेरे एक लेक्चर को आप लोग अवश्य देखिए, क्योंकि लोग अधिकतर चीजों से बचना चाहते हैं। जैसे अगर मैं वही भारत की स्वतंत्रता या भारत का विभाजन क्यों हुआ या कोई लोमहर्षक टाइटल बना दूं तो बच्चे बड़ी संख्या में आकर्षित होते हैं। लेकिन मैंने एक टाइटल बनाया है, आप मेरे साइट पर जाएंगे, कि भारत की स्वतंत्रता से भी बड़ी चुनौती थी भारत में राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण क्यों चुनौती थी? क्योंकि देखो, मैंने कई बार आपको कई लेक्चर में बता चुका हूं कि राष्ट्र निर्माण का मॉडल पश्चिम में तैयार हुआ था। जैसे अब राष्ट्र निर्माण में देखो, देखिए भारतीय राष्ट्र की संकल्पना के विकास में योगदान। तो संकल्पना में एक आप लोग ध्यान रखें, धर्मनिरपेक्षता, प्रजातंत्र, प्रजातंत्र और तीसरा बहुलवादी चरित्र। बहुलवादी चरित्र का मतलब है एक रूपता नहीं होगी, विविधता होगी, सभी को अधिकार होगा, किसी के अधिकार को दबाया नहीं जाए। एक पहलू पर मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहता हूं कि जब संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान सभा में कहा जाता है बिग फोर। बिग फोर में कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये तीन बहुत बड़े व्यक्तित्व थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी एक महत्वपूर्ण, तो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष ही थे, तो बहुत बड़ा दायित्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिया गया था। तो आप देखेंगे संविधान के हर जगह पर उसके संचालन में और प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान रहा था। मैं एक मिनट राष्ट्र निर्माण की संकल्पना को रोकता हूं, थोड़ा उधर ले चलता हूं, क्योंकि उधर वाली चीज भी नेग्लेक्टेड नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ा योगदान उनका है। जैसे देखिए प्रियम्बल, जैसे आपने देखा होगा संविधान की उद्देशिका, आप पॉलिटी के बुक में पढ़ते होंगे, उसको लेकर नेहरू प्रकट हुए। तो संविधान की उद्देशिका बनाने में नेहरू का ही प्रभाव था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो एक बहुत बड़ा काम कर रहे थे, नेहरू का ही प्रभाव था, नंबर वन। नंबर टू, आप देखेंगे जब बात मौलिक अधिकार पर आई थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसमें प्रभावित करने की कोशिश की थी कि देखिए आप ऐसा करें कि आप जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको मौलिक अधिकार में शामिल ना करें, क्योंकि वो जानते थे कि अगर भारत को हमें प्रजातांत्रिक भारत बनाने के साथ साथ सामाजिक न्याय दिलवाना है तो भारत में जितनी आर्थिक विषमता है उसमें हमें ऐसे कदम उठाने होंगे कि जो संपत्तिशाली वर्ग है उसे संपत्ति छीनकर और हमें निर्धनों के बीच बांटना होगा। तो ऐसी स्थिति में इनका यह कहना था कि ऐसी स्थिति में अगर हम संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल कर देंगे तो संपत्ति के अधिकार में हम छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे और इसका दुष्परिणाम ऐसा ऐसा होगा कि एक दिन हमारी पूरी जो प्रजातांत्रिकरण की प्रक्रिया है वो ध्वस्त हो जाए।
क्योंकि इस बात को तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बात को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि उसमें वल्लभ भाई पटेल ने इस बात को अपोज किया। उन्होंने कहा कि नहीं, संपत्ति का अधिकार अगर आप मौलिक अधिकार में नहीं देंगे, तो जो हमारे निवेशक हैं, हमारे पूंजीपति हैं या जो हमारे बाहर के निवेशक हैं, उनको हमारी व्यवस्था में विश्वास नहीं आएगा। तो चलिए अंत में तो मैं आपको यह बताना चाहता कि वहाँ पर भी हर स्टेप पर जैसे आप देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर इन्होंने हिंदू कोड बिल में लड़कियों को प्रॉपर्टी में समान अधिकार दिलाने की वकालत की थी। हालांकि इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना भी होती है, क्योंकि बाद में वो बैकआउट कर गए, क्योंकि जब लगा कि उनकी सरकार हिल जाएगी और उनकी सरकार में विरोध शुरू हो गया, तो बाद में वो बैकआउट कर गए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अलग थलग पर गए। और यह वजह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय कांग्रेस के विधि मंत्री के पद पर थे, उसे त्यागपत्र देकर और स्वतंत्र रूप में चुनाव लड़ना स्वीकार किया था। तो यहाँ पर नेहरू जी का ये फेलियर माना जाता है। ये उन्होंने सरकार की बाध्यता को समझा, लेकिन वहां से ध्यान से उनको पीछे हटना पड़ा था। तो संविधान निर्माण के हर चरण में नेहरू का बहुत बड़ा योगदान। और आप देखेंगे कि जब प्रजातांत्रिक सबसे बड़ी बात है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए, जिस समय हमारा संविधान बन रहा था उस समय भारत का विभाजन हुआ था। 10 लाख लोगों को रिपैट एक तरह से रिपैट्रिएशन हुआ था, सॉरी, 10 मिलियन लोगों को, 1 करोड़ लोग पंजाब में, केवल 1 करोड़ 40 लाख लोग अपनी जगह बदल रहे थे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे थे। 10 लाख लोग दंगे में मारे गए थे। चारों तरफ देश में रक्तपात और हिंसा छिड़ी हुई थी। हिंदू और मुस्लिम के बीच जो म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट था, पारस्परिक आत्मविश्वास था और घृणा थी, अपनी पराकाष्ठा पर थी। उस समय अगर नेहरू ने धर्मनिरपेक्ष नीति को बचाने की बात की और वल्लभ भाई पटेल से इस मुद्दे पर उनका विचार विमर्श भी हुआ, और वल्लभ भाई पटेल को भी उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान के हुक्मरान ने वहाँ हिंदुओं के साथ नाइंसाफी की है, लेकिन हम भारतीय हुक्मरान, हम मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। जो क्योंकि जो न्याय है वो विभाजित नहीं होता, जस्टिस सभी के लिए होता है, और हमें हिंदू और मुसलमानों को एक ही दृष्टि से देखना है और दोनों को सुरक्षा प्रदान करनी है। वो भारतीय नागरिक पहले हैं और हिंदू और मुसलमान बाद में हैं। आप समझ सकते हैं कि देश जिस तरह के उथल पुथल के दिशा में गुजर रही थी, जितने रक्तपात और हिंसा हो रहे थे, अगर दूसरा कोई प्रधानमंत्री होता तो अपनी आंखें फेर लेता, और जो फिर भारत में जो होता उसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते। तो मैं आपको ये बताना चाहता, यह अपने आप में बहुत बड़ा योगदान। उसके बाद एक और मैं दिलचस्प बात बताऊं। भारत, आप लोग विश्व इतिहास में भी इस चीज को देखोगे कि भारत आजादी के यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्वतंत्रता हासिल करने वाला पहला देश भारत था 1947 में। इसलिए भारत एशियाई अफ्रीकी देशों में एक नजीर था। भारत जो भी निर्णय लेता, वो निर्णय पूरे एशियाई और अफ्रीकी देश उसको फॉलो करते। अब देखिए भारत में मुद्दा यह हुआ कि भारत क्या करे। इसमें योगेंद्र यादव, जैसे मैंने एक दो और लेक्चर में कोट किया है, उनकी ये बात मुझे बड़ी इंप्रेसिव लगी कि द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इज कि इंडिया डेमोक्रेटाइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। भारत ने प्रजातंत्र की विचारधारा का प्रजातांत्रिकरण किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले माना जाता था कि प्रजातंत्र केवल मुट्ठी भर पश्चिमी देश, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जिनकी साक्षरता दर ज्यादा है, जो सामाजिक रूप से अधिक विकसित हैं, जो विकास के खास स्तर पर पहुंच चुके हैं, प्रजातंत्र उसी की थाती है, प्रजातंत्र उसी की बपौती है। लेकिन नेहरू उस समय, आप देखेंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने चुनाव और संविधान सभा ने सार्वत्रिक व्यस्त मताधिकार को अपनाया और बड़े उत्साह से इन्होंने लागू करने का जोश दिखाया। मैं आपको बताऊं कि उसमें कुछ पश्चिमी पर्यवेक्षक ऐसे थे जो यहां तक कह रहे थे कि देखिए भारत को एक संवैधानिक राजतंत्र अपना लेना चाहिए, भारत को प्रजातंत्र स्थापित करने की बात नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि भारत ऐसे देशों के लिए प्रजातंत्र नहीं है। उस समय भी पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए और इस तरह के और भी कई नेताएं खड़े हुए और उन्होंने इस बात को काउंटर किया। उन्होंने कहा कि नहीं, भारत एक प्रजातांत्रिक देश होगा, और हमने दुनिया का पहला प्रजातांत्रिक चुनाव 1951-52 में कराया। और मैं आपको बता दूं कि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 25,000 किलोमीटर की यात्रा की, मैंने 25,000 मील की उन्होंने यात्रा की, और यात्रा करके उन्होंने जो चुनाव प्रचार 1951-52 में किया, गांव 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 में गए और गांव गांव में उनकी झलक देखने के लिए लोग लालायित थे।
वहां तक गए। तो वो जब उन्होंने इस पद्धति को लागू की, चुनावी प्रक्रिया को, उस समय उन्होंने जनता के नाम संदेश भी लिखा और विश्व का पहला बड़ा प्रजातांत्रिक चुनाव पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ। दुनिया भर के पर्यवेक्षक इकट्ठे हुए, लेकिन वो देखकर चकित रह गए कि चुनाव प्रक्रिया कितनी सफल है। इस तरह से हमने तृतीय विश्व के देशों के लिए प्रजातंत्र का रास्ता खोल दिया। ये कितना बड़ा अचीवमेंट इंडिया का है। अब इसी सिलसिले में बता रहा हूं कि भारतीय राष्ट्र की संकल्पना के विकास में योगदान आपने देखा। अब दूसरा योगदान विविधता में एकता पर बल देकर राष्ट्र निर्माण की वैकल्पिक नीति। अब यह क्या है? तो पहले ऐसा माना जाता था कि राष्ट्र निर्माण बस मुट्ठी भर मतलब पश्चिमी देशों का प्रयोग है, क्योंकि पश्चिमी राष्ट्र का आकार छोटा छोटा होता था। उनमें सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता कम थी। उन्होंने एक भाषा एक राष्ट्र का नारा दिया था और उनका जो राष्ट्र था एक तरह से एकलवादी राष्ट्र था। वो ज्यादा संगठित था क्योंकि उसमें विविधता नहीं थी। जब वही पश्चिमी राष्ट्रवाद का मॉडल आप देखेंगे कि जब वह पूर्वी यूरोप और मध्य यूरोप में आया, तो वहां पर समस्या आ गई पुराने साम्राज्य, और पुराने साम्राज्य टूटकर बिखरने लगे। एक तरह से फिर आप देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे इंडिया है की स्थिति है जो वर्ल्ड हिस्ट्री की समझ के बिना वो इंडियन हिस्ट्री का वो भाग क्लियर नहीं हो पाता। अब जैसे मुझे नेहरू की विदेश नीति के बारे में ही चर्चा करनी होगी या उनकी आर्थिक नीति का ही मूल्यांकन करना होगा, तो उसमें हमें सबसे बड़ी समस्या आड़े आएगी कि जब तक स्टूडेंट्स को विश्व इतिहास या की समझ नहीं है, तो उसको लिंक करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं अपने लेक्चर में भी प्रायः या मैं अपने क्लास में भी कहता हूँ, जो बच्चों के लिए तो हंसने वाली बात ही होती है, बट दिस इज द ट्रुथ, कि आधी खुली खिड़की से और घूंघट की ओट से बाहर का संसार दिखता नहीं है। चीजें इतनी इंटीग्रेटेड है, मैं इन प्रिंसिपल कहता हूँ कि ज्यादा जानना सरल है और थोड़ा जानना कठिन है। जैसे अब नेहरू का मूल्यांकन मूल्यांकन करना है, तो नेहरू का अगर हम समग्रता में मूल्यांकन कर सकेंगे, तभी उनकी आर्थिक नीति के मूल्यांकन में ही जस्टिस कर सकेंगे या विदेश नीति के मूल्यांकन में ही जस्टिस कर सकेंगे। तो हमारे लिए क्रिटिकल थिंकिंग का होना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि अब पश्चिम में राष्ट्र निर्माण का प्रयोग हुआ, फिर मध्य यूरोप पूर्वी यूरोप में विफल हो गया, फिर पेरिस में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक शांति सम्मेलन हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन महोदय आए। विल्सन महोदय ने वहां पर नए नए राष्ट्र बनाने में भूमिका निभाई और यह तय हुआ कि देखिए, जो एक पृथक नस्लीय समूह या भाषाई समूह को पृथक राष्ट्र मिले। अब देखिए हमारे सामने कितनी बड़ी समस्या है कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस ने दो बातें स्थापित कर दी। एक, अगर राष्ट्र बनना है तो आपको अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता है, तभी आप राष्ट्र बन सकते हो। और दूसरा कि राष्ट्र बनने की सबसे बड़ी क्राइटेरिया है कि आप एक विशिष्ट सांस्कृतिक, नस्लीय और भाषाई समूह से जुड़े हुए हो। लेकिन जब हम लोग की राष्ट्र बनने की बात हुई, तो पश्चिमी चिंतकों ने पहले ही खारिज कर दिया। मैं पीछे ही बता चुका हूं कि जॉन स्ट्रेची नामक जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने कहा भारत राष्ट्र बन ही नहीं सकता। रुडयार्ड किपलिंग ने भी कुछ इसी तरह की बात कही। एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर चर्चिल था, उसने भी यही बात कही। तो हमें तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि नहीं, आप में तो इतनी जातीय, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक विविधता है कि आप तो राष्ट्र बनने का स्वप्न छोड़ दो। खैर चलिए, एक चुनौती मैं पीछे आपको वल्लभ भाई पटेल बारे में बता चुका हूं कि एक चुनौती थी देसी रियासतों के विलय का। तो खैर चलिए, वल्लभ भाई पटेल ने उसका समाधान तो ढूंढ लिया कि भाई चलो, वो हो गया। लेकिन अब केवल वल्लभ भाई पटेल की वो अकेली भूमिका नहीं, उसमें नेहरू जी की भूमिका है और बाकी नेताओं की भूमिका है, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल ने उसको लीड किया, इसलिए क्रेडिट वल्लभ भाई पटेल को मिलता है। लेकिन यह केवल सोल किसी एक नेता का रोल नहीं है। अब देखिए, अब आपने राष्ट्र को एक भौगोलिक एकता तो दे दी, लेकिन भौगोलिक एकता के बाद जब तक मतलब उस राष्ट्र को, एक राष्ट्र को आपने शरीर तो बना दिया, लेकिन उसको रक्त, मज्जा और उसके शरीर के अंदर जो विभिन्न अवयव हैं वो तभी लागू होंगे जब उनमें राष्ट्र बनने की फीलिंग आएगी। आपने भौगोलिक एकता जोड़ दिया, लेकिन एकता जोड़ने के बाद भी वो टूट सकता है। पाकिस्तान ही आपका उदाहरण है कि पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान बांट कर दे दिया गया।
लेकिन क्या पाकिस्तान की भौगोलिक एकता उसे काम आई, फिर वो बट गया। उसी प्रकार से आपने भले ही उसको देशी रियासतों का विलय करके एक भारत का आकार दे दिया, लेकिन वो भारत को आपस में जुड़े रहने के लिए सीमेंट की जरूरत थी। वो सीमेंट है कि आपकी सांस्कृतिक नीति कैसी है, आपकी सामाजिक नीति कैसी है, वो राष्ट्र को जोड़ने के लिए आवश्यक था। उसमें राष्ट्र निर्माण में जो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हुए हैं, उसमें हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका को कैसे भूल सकते हैं? आप सोचिए। राष्ट्रभाषा और राजभाषा का प्रश्न। पहले तय था कि हिंदी राजभाषा होगी, अंग्रेजी सहराजभाषा होगी। सॉरी, पहले तय था हिंदी राजभाषा होगी और राष्ट्रभाषा होगी, अंग्रेजी की कोई बात ही नहीं थी। स्वतंत्रता से पहले जो हमारे अ, जो गैर हिंदी प्रदेश के नेता थे, वह भी इसके लिए उत्साहित थे। लेकिन जब हमें आज़ादी मिली और आज़ादी मिलने के बाद अब जब एक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने की बात हुई, तो गैर हिंदी प्रदेश में आंदोलन छिड़ गया, विशेषकर तमिलनाडु में डाउन डाउन हिंदी जैसे आंदोलन छिड़ गए। अब आप ही बताइए कि इसे रहते हुए कैसी भारत राष्ट्र बन सकता था, क्योंकि चारों तरफ से विरोध हो रहा था। अब कई लोग इस बात पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं। अब हमें देखना है कि यह आलोचना कहां तक जस्टिफाइड है। वो कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नाहक भाषा के नाम पर कॉम्प्रोमाइज किया। उनको हिंदी कठोरता से लागू करनी चाहिए था, उन्होंने कहीं न कहीं एक कमजोरी दिखाई। यहाँ मैं आपका बात ध्यान इंगित करना चाहता हूँ, 3 राष्ट्र का उदाहरण देना चाहता हूँ। आपके एनसीईआरटी बुक क्लास 8वीं कक्षा में भी आप देखिए। जैसे एक उदाहरण श्रीलंका का है। श्रीलंका ने जिस समय हम लोग भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन कर रहे थे, उस समय श्रीलंका अपने भाषाई अल्पसंख्यकों पर, तो पहली बात में राष्ट्र निर्माण में हम लोगों ने जो तरीका अपनाया है, वो तरीका है राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा के मुद्दे पर समझौता। हमने इस मुद्दे पर समझौता किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, उन्होंने हिंदी को राजभाषा और अंग्रेजी को सहराजभाषा के रूप में स्वीकार किया। आलोचना की जा सकती है, लेकिन क्या हम हिंदी अगर उस समय जबरन लादने की कोशिश करते तो उसमें जोखिम नहीं था? अभी हमारा देश स्थिर नहीं हुआ था, राज्य और संघ के बीच पारस्परिक अविश्वास था, और विशेषकर जब 1956 में हम भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन कर रहे थे, उस समय श्रीलंका और श्रीलंका की सरकार अपनी तमिल जनसंख्या पर जबरन सिंहली को आरोपित करने की कोशिश कर रही थी, सिंहली भाषा। नतीजा, श्रीलंका में गृहयुद्ध छिड़ गया। जिस समय आज़ादी मिली, तो मोहम्मद अली जिन्ना बड़े उत्साह से पूर्वी पाकिस्तान में गए, कहा जितनी जल्दी आप बांग्ला को भूलकर उर्दू को सीख लें, उतना आपके लिए बेहतर है, नहीं तो मुश्किलें आएंगी। क्या हुआ? बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया। उधर सोवियत रूस में जब स्टालिन ने जबरन रूसी भाषा थोपने की कोशिश की, तो आप देखते हैं कि आज सोवियत रूस 15 राष्ट्र है। तो क्या हमारी यह नीति व्यावहारिक नहीं थी कि तात्कालिक रूप में उसका समाधान ढूंढ लिया गया और अनिश्चित काल के लिए अंग्रेजी को राजभाषा बनाकर छोड़ दिया गया 1963 में, और ये कह दिया गया कि आगे आने वाली पीढ़ी अपने समय के अनुसार उसे दी। दूसरा मुद्दा आपने देखा कि एक मुद्दा था यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। तो हम लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी समझौता कर लिया। इसमें कहने वाले कहते हैं कि यहाँ भी हमने गलती की, लेकिन ये काम कितना कठिन था, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने आज भी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला। आज तक हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं कर सके हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो समझौता कोड पर समझौतावादी रुख, तो इसको भी फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ दिया गया कि चलो, जो भविष्य का लोग जैसा चाहेंगे वैसा होगा, इसमें हमें तत्काल कोई डिसीजन नहीं लेना। फिर तीसरा आया भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन भी हमारे सामने
एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर आया, क्योंकि जब ये मांग आंध्र प्रदेश से उठी और इसने बड़ा बुरा रुख पकड़ा, तो अंत में 1953 में ही नेहरू की सरकार ने समझौता कर लिया। उस समय भी जो पारस्परिक अविश्वास की भावना आती, तो क्या इसको आपके कोर्ट में मैं रखता हूं, इसको आप क्या मानते हैं? न्यायपूर्ण निर्णय था या अन्यायपूर्ण निर्णय था, या गलत निर्णय था या सही निर्णय था? बॉल इज इन योर कोर्ट। क्योंकि आप, लेकिन आप निर्णय लेने से पहले मेरा एक सजेशन है कि आप बाकी देशों के रुख को अपने ध्यान में रखेंगे कि इसका रिपरकशन बाकी देशों पर कैसा पड़ा। और चौथा मुद्दा आपको मैं कह सकता हूं कि चौथा मुद्दा है कि कुछ देश, जैसे दो तरह के संघ होते हैं, एक को कहते हैं समांगी संघ, दूसरे को विषमांगी संघ। दुनिया में अभी 11 संघ हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका समांगी संघ के उदाहरण है। समांगी संघ में होता है कि जितने भी राज्य हैं उनको समान अधिकार है। विषमांगी संघ का मतलब है आपको कुछ कुछ क्षेत्रों की विशिष्ट स्थिति को स्वीकार करना। जरा गौर करके देखिए कि ऐसे जो विषमांगी संघ होते हैं वैसे राज्यों में होते हैं जहां पर कुछ राज्य अलगाववाद की मांग करते हैं और वो हमारे संघ में शामिल नहीं होना चाहते, तो उनको हम विशेष कंसेशन देते हैं। तो कनाडा इस संघ का उदाहरण है जहां पर क्यूबेक को विशेष कंसेशन देकर उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था। हमने कनाडियन मॉडल को अपनाते हुए 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को और 371 के तहत कई राज्यों को हमने विशिष्ट स्थिति को स्वीकार किया। खैर चलिए, 370 तो समाप्त हो चुका, पर 371 आज भी हमारे संविधान में शामिल है और उसमें राज्य अधिकार भोग रहे हैं। तो एक तो ये फैक्टर हुआ, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371। और नेक्स्ट वन फैक्टर है कि धर्मनिरपेक्षता की नीति। अगर हमें अपने बहुलवादी क्षेत्र को बनाना है तो भले ही धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग श्रीमती गांधी ने आगे चलकर किया संविधान की प्रस्तावना में, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की नीति को हमने अपनाया। मौलिक अधिकार में हमने जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक है उन्हें सुरक्षा दी। तो देखिए, नेहरू की सांस्कृतिक नीति को तो सफल माना जाता है। वैसे भाषाई आधार पर आपका क्या विचार है? या राष्ट्र या जो प्रांत, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन है, क्या ये हमारा गलत निर्णय था? या फिर राजभाषा राष्ट्रभाषा का निर्णय है, ये क्या गलत निर्णय था? क्योंकि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाओं को अपनाया गया, जिसको आप राष्ट्रभाषा कह सकते हैं, और फिर उसकी संख्या बढ़कर वर्तमान में 22 हो गई है। इस पर आपको डिसीजन है। तो जहां तक अब सामाजिक न्याय का प्रश्न है, अगला मुद्दा आता है सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर उनका बड़ा मिक्स्ड परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि एक बात आती है माइनॉरिटी की। तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उनके अधिकारों को लेकर वो बड़े संवेदनशील थे। और कहीं ना कहीं उनके मन में यह था कि भाई उनको मताधिकार में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से उन्हें कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाए मताधिकार में। लेकिन कहीं ना कहीं यह उनके मन में ही रह गई शायद, क्योंकि उस समय का ऐसा कॉम्युनल इन्वायरमेंट था, ऐसा कॉम्युनल इन्वायरमेंट मतलब ऐसी सांप्रदायिक वातावरण बना हुआ था कि उसमें इस तरह का कोई भी निर्णय एक बहुत बड़े फायर को स्पार्क कर सकता था, एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया को जन्म दे सकता था। तो वो कुछ कर नहीं पाए इस स्थिति में। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उस समय का माहौल ऐसा था कि कोई अगर बहुसंख्यक के अधिकार की बात करता है तो वो अ, राष्ट्रवादी माना जाता है, अगर अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात करता है तो देशद्रोही। तो वो बात उस समय थी, क्योंकि उसमें का वातावरण ऐसा था, दंगे का वातावरण था, उसमें इस तरह का संतुलन बनाकर चलना बहुत मुश्किल था। और कहीं ना कहीं एक चीज जो मैंने आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाले एक लेक्चर में भी बताया है कि इसमें अभिनव चिंतामणि एक बहुत अच्छे लॉयर है, उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि नेहरू जी ने कुछ सॉफ्ट हिंदुत्व को वहां पर प्रोत्साहित कर दिया। जबकि ये बात कितना जस्टिफाइड है वो आप ही को डिसीजन लेना है, मैं आप तक पहुंचा देता हूं कि उनका ये कहना है कि देखिए, जब उन्होंने हिंदुओं में एक जो एससी कैटेगरी, जो शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी खोजा, दलित वर्ग की कैटेगरी खोजा, तो जाति व्यवस्था इंडिया में सभी कास्ट में थी। मतलब जाति व्यवस्था कहने के लिए तो इस्लाम में नहीं थी, बुद्धिज्म में नहीं थी। कहने के लिए यह जो जाति व्यवस्था थी वह
किसी और भी कास्ट में नहीं थी। तो बाकी कास्ट में भी थी, मतलब ऐसा नहीं कि अकेला हिंदू धर्म में थी, बुद्धिज़्म में भी था, जैन धर्म में भी था, सिखिज़्म में, सिख पंथ में भी था। तो इस हिसाबन क्रिश्चियनिटी में भी भारत में आ ही गया था। तो फिर उसने उन्होंने हिंदू में, धर्म में भी, इवन बुद्धिज़्म में उन्होंने इस तरह के दलित वर्ग के स्टेटस को स्वीकार नहीं किया और कहीं न कहीं हिंदुओं को ही दलित वर्ग का दर्जा स्वीकार किया गया। तो इसकी वजह यह हुई, हालाँकि अकेला पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान नहीं है, ये एक कलेक्टिव डिसीजन था। लेकिन इस कारण से क्या हुआ कि अब हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण बंद हो गया। तो चलिए उन्होंने ये अभिनव चिंतामणि का निजी विचार मतलब इसमें इसमें अभिनव चिंतामणि का विचार मैंने देखा तो मैंने बहुत पहले उस उनके पुस्तक के पढ़ा था। एक पुस्तक का अ, शायद 2 वर्ष पहले मैंने वो पुस्तक पढ़ी थी। तो आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल। तो चलिए इसमें न्याय, सामाजिक न्याय के मोर्चे पर अब एक मुद्दा मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं कि लड़कियों को, वह हिंदू कोड बिल में लड़कियों को समानता का अधिकार देना चाहते थे प्रॉपर्टी के मामले में। लेकिन कुछ हिंदू रूढ़िवादियों के विरोध के कारण ये बात हो नहीं सकी, वो बैकआउट कर गए, तो वहां भी वो कर नहीं पाए। जहां तक दलित वर्ग के आरक्षण का सवाल है, तो ये आरक्षण तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले ही एक बहुत बड़ा दबाव बना दिया था। अब जब बात आई ओबीसी के आरक्षण की, तो वहाँ पर नेहरू की अपनी मंशा अलग थी। नेहरू का ये कहना था, उनका विचार यह था कि अगर आर्थिक प्रगति होगी, तो आर्थिक प्रगति छन-छन कर नीचे तक जाएगी और जाति व्यवस्था स्वयं टूट जाएगी। मतलब वो ऐसा नहीं मानते थे कि वीकर सेक्शन जो सोसाइटी का है, जो निम्न जाति के लोग हैं, उनको अलग से कुछ आर्थिक संरक्षण दिया जाए, इस पक्ष में वो नहीं थे। उनका मानना था कि जो ओवरऑल जो आर्थिक प्रगति होगी, वो इतना नीचे तक जाएगी कि जाति व्यवस्था स्वयं मिट जाएगी। लेकिन यहाँ पर उनकी जो भविष्यवाणी थी, जो निर्णय था, वो गलत सिद्ध हुआ, ऐसा हुआ नहीं। इसलिए जब 1953 में काका कालेलकर समिति बनी, जिसमें पहली बार अन्य पिछड़ी जातियों की पहचान की गई और उसने 1955 तक अपना रिकमेंडेशन दिया, तो नेहरू की सरकार ने उस रिकमेंडेशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि वो कहीं भी जाति शब्द का प्रयोग करने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि इससे जाति चेतना बढ़ेगी। तो सामाजिक न्याय के मोर्चे पर तो उनका बड़ा ही मिक्स्ड परफॉर्मेंस रहा है। अब मैं आपको ले चलता हूं भारत के आर्थिक निर्माण के वैकल्पिक मॉडल का विकास। यह अपने आप में बहुत विवादास्पद मुद्दा माना जाता है और आज भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस बात के लिए कहीं न कहीं आलोचना की जाती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि नेहरू के पास एक आर्थिक नीति का पहले से ही एक विज़न था, एक दृष्टिकोण था। जब वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं हुए थे तब भी वह कहीं न कहीं एक समाजवादी आर्थिक मॉडल के प्रति उनका झुकाव था। लेकिन समाजवादी आर्थिक मॉडल के प्रति झुकाव था, वो कहीं न कहीं आर्थिक क्षेत्र में समाजवादी मॉडल को लाना चाहते थे। परंतु राजनीतिक क्षेत्र में वो समाजवादी मॉडल से बचना चाहते थे। माने उनका कहना था कि हम व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलकर आर्थिक समानता का लक्ष्य प्राप्त नहीं करना चाहते। तो चलिए 1927 में उन्होंने सोवियत रूस का दौरा किया था और सोवियत रूस की आर्थिक उपलब्धि से वो काफ़ी मुग्ध हो चुके थे। एंड वो सिर्फ इस बात को वेट कर रहे थे कि भाई कब भारत को आज़ादी मिलेगी और हम उस आज़ादी का उपयोग करके भारत का आर्थिक पुनर्निर्माण कर सकेंगे। तो जब भारत को आज़ादी मिली, तो मैं उनकी आर्थिक नीति में विस्तार से तो नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मुझे तो उनकी तमाम नीतियों पर थोड़ा-थोड़ा थोड़ी-थोड़ी निगाह डालनी है और आप लोग मेरी इस व्यवस्था को समझ रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, उनका जो मॉडल था उसको कहते हैं हम नेहरूवादी आर्थिक मॉडल। नेहरूवादी आर्थिक मॉडल। नेहरूवादी आर्थिक मॉडल और अथवा यही जो मॉडल है, इसी के लिए एक नाम आता है महालनोबिस महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल इसलिए कि आप लोग जानते होंगे कि पीसी महालनोबिस, उनके योजना आयोग का उन्होंने जब गठन किया था, तो पीसी महालनोबिस को उन्होंने योजना बनाने का दायित्व दिया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस ने बनाया, तो उसने उनको महालनोबिस मॉडल भी बोलते हैं। अब देखो ये मॉडल की विशेषता क्या थी, तो इस मॉडल की विशेषता थी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है कि पूंजीवादी एवं
समाजवादी मॉडल बोथ, पूंजीवादी और समाजवादी। तो जो पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल बोथ, तो पूंजीवादी मॉडल की विशेषता क्या होती है? उसकी विशेषता होती है पूंजीवादी मॉडल की, उसमें जो उसमें निजी संपत्ति की अवधारणा होती है, जो उत्पादन होता है वो निजी क्षेत्र में ही होता है। और समाजवादी मॉडल जिसका उदाहरण सोवियत रूस प्रस्तुत करता है, उसमें पूरा का पूरा उत्पादन ढांचा राज्य के अंतर्गत होता है। इन्होंने दोनों के बीच से जो मिश्रित मॉडल अपनाया, वो मिश्रित मॉडल यह था, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनका जैसे कृषि है, तो कृषि को इन्होंने टोटली निजी क्षेत्र में डाल दिया, उसको कंप्लीटली इन्होंने निजी क्षेत्र में डाल दिया, निजी क्षेत्र में। और दूसरा है उद्योग, उद्योग। और तीसरा है सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो जो इनका कृषि है उसको कंप्लीटली निजी क्षेत्र में डाल दिया। उद्योग को इन्होंने दोनों में डाला, उद्योग को इन्होंने दोनों में डाला। इसको इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों में डाला। और सेवा क्षेत्र को ये कंप्लीटली सार्वजनिक में, कुछ क्षेत्र को इन्होंने सार्वजनिक में लिया। इनके सामने जो बेसिकली इन्होंने जो राष्ट्रीयकरण किया है या राज्य के नियंत्रण में रखा है, वो मुख्य रूप से उन्होंने एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रखा है, दूसरा उन्होंने एयर इंडिया को लिया है। लेकिन और एक कह सकते हो उन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर को लिया है। तो उन्होंने इसके अलावा उन्होंने बाकी क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आज जिसको तुम नेहरूवादी आर्थिक मॉडल के नाम से आप जानते हैं, उसकी रूपरेखा विशेषकर इंदिरा गांधी के समय तैयार हुई है। तो क्या होता है कि कई बार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का मूल्यांकन होता है, तो मिस्टेकली जो काम इंदिरा गांधी के समय किया जाता है, उसको भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के मॉडल के रूप में ही ले लिया जाता है। चलिए, लेकिन फिर भी इनकी आलोचना इस बात के लिए होती है, मैं आपको बताना चाहता कि जो आज हार्डकोर अर्थशास्त्री हैं, उनका कहना है कि देखिए, इन्होंने जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो अर्थव्यवस्था को रखी, और एक तो अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र में रखी, और जो निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है, वो निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के इन्होंने स्ट्रिक्ट, माने एक बड़ी कठोरता से, क्योंकि देखो, मैं अभी आपको, हो सकता है कभी आगे किसी लेक्चर में मैं अकेला इकोनॉमी को डील करूंगा तो मैं विस्तार से आपको बता पाऊंगा। मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूं। जो सार्वजनिक क्षेत्र है, तो सार्वजनिक क्षेत्र तो बिल्कुल ही राज्य के नियंत्रण में आ गया, वहां पर निजी क्षेत्र को दाल नहीं गलना है। दूसरा क्या है, जो निजी क्षेत्र है, वो निजी क्षेत्र को भी उन्होंने कठोर नियंत्रण में रखा, माने उन्हें काम करने की पूरी आजादी नहीं दी। कैसे? तो इनको कहा जाता है कोटा परमिट राज। तो कोटा परमिट राज का मतलब है कि उन पर बहुत सारे नियंत्रण ला दिए गए, जैसे उनको परमिट लेना होता, उनको लाइसेंसिंग लेनी पड़ती, लाइसेंसिस के आधार पर काम करना पड़ता। समाजवादी लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य के द्वारा बड़ा कठोर निरीक्षण किया जाता कि किसी भी निजी क्षेत्र को स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दिया जाता। और सबसे बढ़कर उन्होंने जो नीति अपनाई उसको कहते हैं आयात प्रतिस्थापन की नीति। आयात प्रतिस्थापन की नीति का मतलब हुआ द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा उन्होंने आर्थिक आयोजन, आर्थिक आयोजन को लागू किया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्थिक आयोजन क्या होता है। जैसे अगर आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहोगे, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य जो उत्प्रेरक होता है मुनाफा, और निजी क्षेत्र कार्य करता है, उसको मुनाफा मिलता है, उसे प्रेरणा मिलती है, इकोनॉमी आगे बढ़ती है। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या करता है कि अर्थव्यवस्था को सामूहिक नियंत्रण में लाता है और सभी तक आवश्यकता की वस्तुएं पहुंचाती है। तो दोनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं। दोनों के अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान हैं। जैसे अगर आप आर्थिक पुनर्वितरण कर देते हो, तो सभी तक शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा पहुंच जाती है, आपका ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होता है। और फिर प्रत्येक क्षेत्र में निवेश जब राज्य स्वयं करता है, तो आपकी अर्थव्यवस्था दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है। लेकिन एक समय तक तो बढ़ेगी, उसके बाद क्या होगा, उसमें चूंकि मुनाफा की उत्प्रेरणा नहीं है, तो डिक्लाइन करता चला जाएगा। मुनाफा की उत्प्रेरणा ना होने से वह जो आप देखते हो जो बढ़त है, कुछ समय तक तो बढ़त रहेगी, परंतु वह बढ़त आगे चलकर डिक्लाइन कर जाएगी।
तो फिर आपको क्या करना है? आपको उसको नई उत्प्रेरणा देनी है। लेकिन जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसकी कमजोरी यह है कि उसमें मुनाफा कुछ लोग अर्जित करते हैं, बाकी लोगों को वंचित करते चलते हैं। तो जो वंचित होते चलते हैं वही तो बाजार की भूमिका निभाते हैं। तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाता है तो उनकी अर्थव्यवस्था सिमट जाती है और आर्थिक मंदी आ जाती है। तो उसका अपना दोष है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब दोनों को मिश्रित किया, तो मतलब यह है कि एक तरफ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे और आर्थिक पुनर्वितरण करेंगे, दूसरी तरफ थोड़ा बहुत मुनाफा का भी स्कोप रखेंगे। लेकिन आयात प्रतिस्थापन का मतलब है कि निर्यात नहीं बढ़ाना परंतु आयात कम करना है। ये जो नीति है, ये नीति बेसिकली डेवलपमेंट इकोनॉमी के मॉडल से प्रेरित थी। जहां तक इकोनॉमिक प्लानिंग का सवाल है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक पुस्तक का मैंने पीछे भी उदाहरण दिया है जो निखिल मेनन का है, प्लानिंग डेमोक्रेसी। तो ये कहता है कि देखो, पहले हम लोग इस बात का जस्टिफिकेशन ढूंढे कि पंडित नेहरू ने अगर ऐसा किया तो ऐसा करना उनके लिए कहां तक उपयुक्त था या उचित था। तो मैं यहां पर आपको एक तरफ इशारा देना चाहूंगा कि देखिए सॉरी, कि समस्या मुख्य यह थी कि अभी अभी हम उपनिवेशवाद के नियंत्रण से मुक्त हुए। तो हमने अपनी अर्थव्यवस्था को, जैसे अगर हमने आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाई, इसका मतलब है कि अपनी अर्थव्यवस्था को बंद कर दिया कि बाहर वाली अर्थव्यवस्था से हम अपनी अर्थव्यवस्था को घेर कर रखेंगे। मतलब हम बाहर के निर्यात के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं खोलेंगे, नहीं तो बाहर की जो अर्थव्यवस्था है हमारे यहाँ वस्तुओं को डंप कर देगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक ये है। तो हमने विदेशी पूंजी को और विदेशी वस्तुओं को रोका उस समय। तो जरा अब देखिए, मैंने आपको बताया है कि एक्चुअली नेहरू की नीति के साथ सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि आज के मानदंड के आधार पर हम मूल्यांकन करने लगते हैं। आपको नजर डालना पड़ेगा कि जिस समय यह नीति हमने अपनाई थी उसमें परिस्थितियां क्या थी। परिस्थितियां यह थी कि 200 वर्षों तक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ने हमारी अर्थव्यवस्था का शोषण किया था। हमारे यहाँ अपनी पूंजी थोपी थी, अपनी वस्तुएं थोपी थी। तो हमारी स्थिति यही थी कि किसी का अच्छा, और कोई ऐसी बात तो नहीं है कि केवल जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी के समय से ही हम लोग धन की निकासी कर रहे थे। तो आप मानकर चलिए कि आप कल को जिला कलेक्टर होते हैं, दुर्भाग्य से आप किसी मेले में जाते हैं, आपका जेब, मतलब आप जब स्टूडेंट लाइफ में हैं तो किसी मेले में आप घूमते हैं, आपकी जेब कट जाती है। तो आपका जब जेब कट जाता है तो अब आपके दिमाग में यह बैठ गया है कि मेले में सारे लोग चोर होते हैं। तो आप अगर भविष्य में जिला कलेक्टर बनकर जाएंगे तो मेले में पुलिस का चौकसी थोड़ा और ज्यादा बढ़ा देंगे, देखो भाई मेले में जब कतरे बहुत घूमते हैं। तो मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं आपका जो स्टूडेंट लाइफ का अनुभव है वो आपको प्रभावित करता है। तो दादा भाई नौरोजी के समय से ही धन की निकासी, विदेशी पूंजी से बचो, आर्थिक राष्ट्रवाद हम लोग कवर कर रहे थे। तो स्वतंत्रता के बाद जो आर्थिक राष्ट्रवाद पंडित नेहरू ने लाया वो तो बहुत ही लाजिमी थी, सोचिए, क्योंकि हमारा अनुभव था, वो तो उसमें उनका मनोविज्ञान था, नंबर वन। अब एक चीज देखिए, जब अभी पैंडेमिक आया, हम लोगों ने आर्थिक उदारीकरण की इतनी बातें की, पैंडेमिक आया। पैंडेमिक के समय दुनिया का सप्लाई लाइन टूटा, सारे देशों ने अपने अपने उत्पादन की तरफ देखा। छोटी छोटी चीज के लिए दुनिया मुहताज हो गई। पहले लोग मानते थे कि चलो आर्थिक उदारीकरण का समय है, जो हम अपने यहाँ प्रोडक्शन नहीं करेंगे दूसरे के यहाँ से मंगा लेंगे। लेकिन जब इस पैंडेमिक के समय जब आपने देखा कि जब सप्लाई लाइन दुनिया का टूटा तो हम इतने डर गए कि पैंडेमिक के समय ही हमने सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया। तो एक पैंडेमिक ने अगर हमारे सारे पॉलिसी को हिला कर रख दिया तो उस समय तो हम पूरी की पूरी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के 200 वर्षों का दर्द झेल रहे थे। और इस तरह की नीति अपनाई गई। तो बॉल इज इन योर कोर्ट कि अगर आप रहते तो क्या करते, या आज का अगर भारत रहता तो क्या करता, नंबर वन। नंबर टू, कि आज जो हम आर्थिक उदारीकरण की नीति देखते हैं उसके लिए विश्व इतिहास पर थोड़ी निगाह डालनी आवश्यक है। कि आज हम आर्थिक उदारीकरण के युग में, तब 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी आई थी। उस मंदी के कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने भी अपने आप को नियंत्रित कर लिया था, क्योंकि सभी को यह डर हो गया था कि भाई मंदी का दौर से हमको बचना है। तो आप देखेंगे उस समय जॉन मेनार्ड केन्स का अर्थशास्त्र आया था। उसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पूरी संरचना को परिवर्तित कर दिया था। उस समय रूजवेल्ट की न्यू डील पॉलिसी आई थी। वही समय है
कि जब हमारे बॉम्बे प्लान के 8 अर्थशास्त्रियों ने जवाहरलाल नेहरू के सामने प्रारूप रखा था, जिसमें कहा था कि अर्थव्यवस्था में डायरेक्ट हस्तक्षेप करिए। तो आज अगर आप पंडित नेहरू की आर्थिक नीति को आज आर्थिक उदारीकरण के मॉडल पर अगर आप देखेंगे, तो ध्यान रहे कि 1990 के दशक में दुनिया पहले खुली, फिर भारत खुला। जब 1950 के दशक में दुनिया ही नहीं खुली हुई, तो भारत कैसे खुला? कुछ नहीं की बात। तो यहाँ पर मुझे इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है कि मैं आपसे डिस्कस करूँ, लेकिन 2 मेजर फेलियर मैं नेहरू का ज़रूर डिस्कस करूँगा। एक, कि प्राइमरी एजुकेशन के मोर्चे पर ये फेल करे। इनका कहना था तीव्र इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो आप महालनोबिस मॉडल को देखोगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आप लोगों ने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, तो उसका बल होता है फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का बल था। लेकिन आप पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन के इतिहास को देखिए, तो चाहे आप जापान को देखते हैं, चाहे आप जर्मनी को देखते हैं, या फिर अमेरिका को देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका को देखते हैं, तो जिस देश ने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, उन्होंने पहले अपने प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत किया। प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत किया। लेकिन हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसमें हमने प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत नहीं किया, जबकि बॉम्बे प्लान ने भी रिकमेंड किया था कि भारत को प्राइमरी एजुकेशन के विकास के लिए काम करना चाहिए। लेकिन नेहरू की सरकार ने बड़े-बड़े शिक्षण संस्थानों का विकास किया, लेकिन जो बड़े-बड़े शिक्षण संस्थानों का विकास करने के बाद भी प्राइमरी एजुकेशन को नहीं लागू कर सके मैसिव स्केल पर, और इस कारण से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन ही विफल हो गया। और वो भले ही साइंटिफिक टेम्पर की बात करते रहे, इतने सारे सीएसआईआर से लेकर आईआईटी तक इतनी संस्थाओं की स्थापना के बाद भी जनता में वो साइंटिफिक टेम्पर नहीं ला। ये एक बहुत बड़ा फेलियर। दूसरी बात कि लैंड रिफॉर्म्स के मोर्चे पर वो विफल हो गए। वो इस बात की समझ उन्हें अच्छी तरह थी, क्योंकि अर्थशास्त्र का भी बेहतर ज्ञान था, कि जब तक आपका कृषि सुधार नहीं होगा, जब तक भूमि का पुनर्वितरण आप नहीं करेंगे, जब तक आर्थिक पुनर्वितरण नहीं होगा, तब तक लोगों में परचेजिंग पावर नहीं आएगा और आपका औद्योगिकरण विफल हो जाएगा। लेकिन अफसोस यह है कि बावजूद इसके वह ऐसा नहीं कर पाए, और कुल मिलाकर आप देखेंगे कि औद्योगिकरण के मोर्चे पर अगर वो विफल रहे, तो एक बहुत बड़ा कारण इसका लैंड रिफॉर्म्स नहीं। ये 2 मोर्चे पर विफलता की कीमत राष्ट्र को बहुत चुकानी पड़ी, और प्राइमरी एजुकेशन ना आप लागू करके हायर एजुकेशन को लागू किया। हालाँकि आदित्य मुखर्जी एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं जेएनयू से, उन्होंने एक बात कही कि आज 1990 के दशक उसके बाद जो हमने सूचना प्रौद्योगिकी या फिर नॉलेज के क्षेत्र में इतनी प्रगति की, उसका आधार तो नेहरू के जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं उन्होंने ही तैयार किए थे। उन्होंने जो आईआईटी से लेकर सीएसआईआर तक विभिन्न जो वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना की थी, उसी का परिणाम है कि भारत आज नॉलेज इकोनॉमी के क्षेत्र में आ सका। ये सही है, यह बात, उसका अप्रत्यक्ष लाभ हमें मिला, लेकिन तात्कालिक रूप में प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करना आवश्यक। तो लैंड रिफॉर्म्स और प्राइमरी एजुकेशन के मोर्चे पर नेहरू की सरकार की बड़ी विफलता। अब देखिए, इस परिप्रेक्ष्य में जब नेहरू की विदेश नीति आती है, तो आप लोगों को या सोशल मीडिया पर केवल उनकी नीति की विफलता घूमती है, तो मैं इस तरफ इशारा करना चाहूंगा कि यह जस्टिस नहीं होगा। क्योंकि देखिए, विदेश नीति की आधारशिला, जो भारत की विदेश नीति की आधारशिला स्वतंत्रता आंदोलन के मध्य ही बनने लगी थी, और कांग्रेस के नेता ने विदेश नीति के मामले में नेहरू को बहुत अधिक वो महत्व देते थे, और नेहरू को एक बहुत बड़े आइडियोलॉज मानते थे। तो पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान आप देखेंगे नेहरू ने विदेश नीति के मामले में कांग्रेस को गाइड किया। 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रों की बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहां तक आप देखेंगे वो नीति इतनी सफल रही। लेकिन 1927 में फिर जब भारत को आजादी मिली, तो आजादी से पहले ही नेहरू ने स्पष्ट कर दिया था, आजादी से पहले ही, कि भारत गुटनिरपेक्ष रहेगा। और उन्होंने अपने राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य ही एक साम्राज्यवाद विरोधी दृष्टिकोण का विकास कर लिया था, कि हमें तृतीय विश्व के साइड में जाना है। यह बात तय हो गई। अब माय स्टूडेंट्स, उनका जो नॉन अलाइंड पॉलिसी है, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है, उसको फेलियर माना जाता है, और माना जाता है कि वो उनकी भूल थी। लेकिन नहीं, इसके 2 पक्षों को देखिए। पहली बात
तो जब हम कोई नीति का अवलंबन करते हैं तो उसके पीछे कितनी बड़ी महत्वाकांक्षा उनकी छिपी हुई थी, वह जरा आप गौर करिए। उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी थी, तो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे थे जो देश का 60-70% जनसंख्या तब भी गरीबी रेखा से नीचे थी, और खाद्यान्न के मामले में वह 14 मिलियन, खाद्यान्न के मामले में उन्होंने 14 मिलियन टन खाद्यान्न, जो सॉरी 14 लाख टन, 14 लाख टन खाद्यान्न की हमें कमी थी, और हम कहीं न कहीं बाहर से आयात करने के पक्ष में थे। फिर भी विदेश नीति में हमारी स्वतंत्रता का स्वर है कोई कम नहीं है। उन्होंने एक स्वप्न देखा था कि भारत और चीन के एकीकरण और एशियाई स्वतंत्र एशियाई अफ्रीकी देशों को आपस में जोड़कर एक ऐसा मजबूत समूह निर्माण करेंगे कि हम दोनों महाशक्तियों को इस एशिया से बाहर रखेंगे। वो एशिया के रिसर्जेंस का स्वप्न देख रहे थे, वो एशियानिज्म का स्वप्न देख रहे थे। और जब भारत को आज़ादी मिली, तो आज़ादी से पहले ही मार्च 1947 में दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन बुलाया गया। उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। 1949 के बांडुंग सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, और उन्होंने एक तरह से एशियाई देशों के कंसोलिडेशन की बात सोची। कूटनिरपेक्षता की नीति भी उनकी बहुत महत्वाकांक्षी योजना, में कोई शक नहीं है। और उन्होंने विदेश नीति में तो उनको इतना वेटेज मिलता था कि पश्चिमी देश भी उनको कहीं न कहीं किसी तृतीय विश्व का कोई मामला, चाहे वो कोरिया संकट का मुद्दा हो या कहीं न कहीं सुएज नहर संकट का मुद्दा हो, नेहरू को वह इंटरलोक्यूटर के रूप में देखते थे कि दो देशों के बीच जब अगर चीन का भी कंप्लेन होता था तो नेहरू के पास पहुंचता था, और कर्नल नासिर का भी कंप्लेन होता था तो नेहरू के पास पहुंचता था। तो जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो कद उन्होंने बनाया था, वो कद बहुत बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या उनकी नीति सफल रही? तो देखिए, अगर हम संपूर्ण विदेश नीति को किसी एक व्यक्ति पर छोड़ते हैं तो उसकी कीमत चुकानी पड़े। पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान उन्होंने विदेश नीति का संचालन किया, और स्वतंत्रता के बाद वो प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री के बाद विदेश नीति उन्होंने अपने पास रखा। उन्होंने विदेश विभाग कभी भी किसी विदेश मंत्री की नियुक्ति नहीं की, जैसे ओटो वन बिस्मार्क ने किया था। इसलिए विदेश नीति के लिए सोली वो खुद उत्तरदायी थे। अब देखिए, क्या उनकी विदेश नीति टोटली विफल रही? तो मैंने क्या कहा कि लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि 1958 में अगर नेहरू का डेथ हो गया होता तो 20वीं सदी के सबसे महान कूटनीतिक के रूप में स्थापित हुए हो। कुछ कुछ वही बात लागू होती कि अगर आप गौर से देखेंगे, आप उनकी समस्त विदेश नीति को देखिए। समस्त विदेश नीति पर मैं आपको भारत में एक निगाह डलवाना चाहूंगा कि आप देखिए, अब ये जो उनकी नीति है, उसमें उन्होंने, ब्रिटिश ने नेपाल को संरक्षित राज्य बनाया हुआ था। बर्मा में तो पहले एक मिलिट्री गवर्नमेंट लागू हो गया था, तो उसको छोड़ दीजिए। और भूटान को संरक्षित राज्य बनाया हुआ था, और सिक्किम को बनाया हुआ। तो नेपाल, भूटान और सिक्किम को बनाया हुआ था। अब इनके साथ जो नेहरू ने जो डील किया है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1950 में उन्होंने नेपाल के साथ संधि की, 1949 में उन्होंने भूटान के साथ संधि की, 1950 में सिक्किम के साथ संधि। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन तीनों के साथ उन्होंने उन्हीं टर्म्स पर संधि कर ली जिस टर्म्स पर ब्रिटिश ने संधि की। तो ये अपने आप में कितना बड़ा अचीवमेंट है, सोच सकते हैं कि आज तक नेपाल 1950 की उस संधि को लेकर विरोध कर रहा है कि उस संधि को रिवाइज करिए। हालांकि जो संधि भूटान के साथ हुई तो रिवाइज हो गई 2007 में, लेकिन जो नेपाल के साथ संधि वो आज तक कायम है, जिस पर नेपाल को आज तक आपत्ति है। चलिए, सिक्किम की स्थिति तो बदल गई, क्योंकि सिक्किम 1975 में भारत का पार्ट बन गया श्रीमती गांधी के समय, तो सिक्किम की तो स्थिति बदल गई। लेकिन इनके विषय में आप देखिए कि इनके साथ यही संबंध है। फिर अब जहां तक मैकमोहन लाइन का सवाल है और चीन का सवाल है, तो यह बात अवश्य है कि दो मुद्दे पर विदेश नीति के मामले में इनकी आलोचना की जाती है। कश्मीर के मुद्दे पर कहा जाता है
कि जब कश्मीर में जब वॉर छिड़ा था, जो मैं अभी डिटेल्स में नहीं कर पाऊँगा, कोई भी क्षेत्र चीज़ मैं आपको बताऊँगा, चूँकि उनकी पूरी नीति पर हमको नज़र डालनी है। तो जब कश्मीर में जब वो मुद्दा छिड़ा था और कश्मीर में जब भारत और पाक के बीच एक वॉर हो गया था, तो वो ये मामला यूएनओ में लेकर गए और यूएनओ ने सीज़ फायर करवा दिया। इस बात की आज तक नेहरू की आलोचना हो। लेकिन इसमें मैं सिर्फ़ एक बात कहना चाहूँगा कि नेहरू की यह नीतिगत भूल तो है, जो नेहरू ने अपनी अपनी बहन विजयालक्ष्मी पंडित को भी पत्र में लिखा कि उनका मोह भंग हुआ पश्चिमी देशों से, और वहीं से अमेरिका की साम्राज्यवादी नीति को, अमेरिका और ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीति को सही परिप्रेक्ष्य में समझकर पूरब की तरफ वो झुके। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, उसके लिए केवल सोली उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जा सकता, क्योंकि पूरे कैबिनेट का डिसीजन था। किसी ने उनका विरोध भी तो नहीं किया इस मुद्दे पर, उसके विरोध को रहते हुए। जैसे हाँ, अब आप कहेंगे चाइना के मुद्दे पर, तो चाइना के मुद्दे पर तो एक वल्लभ भाई पटेल अवेलेबल नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2 कि वल्लभ भाई पटेल 1950 तक जब तक जीवित थे, तब तक उन्होंने लेटर में नेहरू को इस बात के प्रति आगाह किया था कि तिब्बत को जो चीन ने जीत लिया है, ये बहुत गलत हुआ है और ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो उस मुद्दे पर वल्लभ भाई पटेल ने काउंटर किया, लेकिन कश्मीर वाले मुद्दे पर कि नहीं, कश्मीर वाले में यूएनओ में मामला नहीं जाना चाहिए, इस पर कैबिनेट के किसी, जब तक जो हमारे पास एविडेंस है और जो मैंने पुस्तक में पढ़ी है, उसमें कैबिनेट के किसी मेंबर ने इस बात का विरोध नहीं। तो जाहिर है कि उसके लिए हम सिर्फ सोली नेहरू को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। लेकिन हाँ, फिर भी निर्णय की भूल हुई प्रधानमंत्री है। अगर पूरा ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो मुख्य भूमिका तो इंजन की हो। अब मामला आता है चीन का। तो नेहरू एक स्वप्न देख रहे थे चीन और भारत दोनों को मिलाकर रिसर्जेंस का, और वह दो व्यक्तित्व के, चाइना मुद्दे पर वो दो व्यक्तित्व के परामर्श पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। एक व्यक्तित्व थे डिफेंस मिनिस्टर कृष्णन मेनन, और दूसरे थे चीन के राजदूत केएम पन्नीकर। और आप देखेंगे कि जैसे पहले भारत और चीन के बीच जो मैकमोहन लाइन बना हुआ था, सॉरी, भारत और तिब्बत के बीच, क्योंकि पहले तिब्बत था, तो जो मैकमोहन लाइन था वो तो भारत और तिब्बत के बीच था। उसमें तो चाइना का कोई मतलब नहीं था, वो तिब्बत का था। जब चीन ने तिब्बत को 1950 में जीत लिया, तो फिर मैकमोहन लाइन हमारे और चीन के बीच का बॉर्डर बन गया, जो समस्या हुई। अब उस पर जवाहरलाल नेहरू की आलोचना होती है कि जब तिब्बत को चीन ने जीता, तो भारत ने उसका विरोध क्यों नहीं किया। तो देखिए, मैं दोनों आपके तक पहुंचाना चाहता हूं। एक दृष्टिकोण यह है कि वह चीन के साथ मित्रता के लिए इतने ब्लाइंड थे कि छोटी छोटी चीजों को वो नजरअंदाज कर रहे थे, ताकि भारत और चीन के बीच अलायंस बने, और पूरा जो हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य, वो हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य बता रहा था कि भारत और चीन दोनों साम्राज्यवादी देशों के साथ शोषित रहे हैं, इसलिए भविष्य में दोनों के बहुत अच्छे संबंध जमने वाले हैं। एक तो यह व्याख्या दी जाती, दूसरी व्याख्या दी जाती है कि जैसे कई बार आप कमजोर रहते हो तो अपनी कमजोरी को प्रकट नहीं करना चाहते हो। चीन से भारत बहुत ज्यादा कमजोर उस समय था, क्योंकि इसकी सेना भी असंगठित थी, और चीन में तो माओ सेतुंग ने पीएलए बनाया हुआ था, वो बहुत ही मजबूत सेना थी, और वह गृह युद्ध लड़कर तब वो चीन पर कब्जा किया था। तो कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू एक कठोर नीति अपनाने से घबरा रहे थे कि अगर ऐसी नीति अपनाएंगे तो चीन का पलड़ा भारी रहेगा सैनिक मोर्चे पर, इसलिए चलो मित्रता के माध्यम से ही इसको निपटाओ। और वो तिब्बत को कहीं ना कहीं इतना बड़ा खतरा नहीं मान सके। उनसे भूल यह हुई कि एक तो तिब्बत के मुद्दे पर अगर विरोध नहीं खुलकर किया, तो पंचशील का सिद्धांत में, और फिर तिब्बत पर चीन के नियंत्रण को क्यों स्वीकार कर लिया, जबकि चीन ने कश्मीर पर भारत के नियंत्रण को स्वीकार नहीं किया। तो चीन के संदर्भ में जो उनकी नीति रही, वह इस मुद्दे पर विफल मानी जाती है, नंबर 1। नंबर 2 कि जब चीन ने हमारे बॉर्डर को पुश करना शुरू किया, बॉर्डर क्लैश, या उसने जो पॉलिसी अपनाई, तो हम मिलिटरली उसमें प्रिपेयर्ड नहीं थे। और जब हम मिलिटरली प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो हमें चाइना के विरुद्ध फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए। उन्होंने आर्मी को आदेश दे दिया कि चीन के विरुद्ध फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाओ, और फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाने का मतलब है कि चाइना हमसे ज्यादा शक्तिशाली था,
और वो ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड था, तो जिस समय हमारी सेना उसको पुश करने गई, उसने बहुत सख्ती के साथ पुश करके और हमें पराजित किया। और उससे भी दुर्गति हमारे नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी की हुई। वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी यह हुई कि हमें अमेरिका को 2 पत्र लिखने पड़े और जॉन एफ कैनेडी से सहायता मांगनी पड़ी। जो सहायता आने से पहले ही चाइना ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इन गुटनिरपेक्षता की नीति हमारी व्यावहारिक रूप में छूट गई। तो नेहरू की जो चाइना पॉलिसी है, उन्होंने पूरे उनके कैरियर को टार्निश कर दिया। लेकिन मैं इसमें 1-2 बातों पर आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम हिस्टोग्राफी तो यही कहती है। पहली बात कि जो हमारे बाद के प्रधानमंत्रियों ने जो विदेश नीति अपनाई, उन्होंने भी चाइना के प्रति मोर और लेस सॉफ्ट नीति अपनाई थी। लेकिन विदेश नीति में जो चीन का ट्रैक रिकॉर्ड, उसे चीन उससे पहले गुलाम देश रहा था, उसका ट्रैक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं थी, उसमें मिस जजमेंट हो सकता था। आप गौर करके देखिए, 1999 में जब जिस समय वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय पाकिस्तान के साथ भारत ने कितना बढ़ चढ़कर उससे मित्रता निभाने का प्रयास किया था, और उसी समय लाहौर बस यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन तुरंत पाकिस्तान ने गच्चा इंडिया को देकर और कारगिल में अपने टेररिस्ट को बैठा दी। तो मैं आपको यह बताना चाहता, उस समय भी मिसकैलकुलेशन हुआ। तो विदेश नीति में इस मिसकैलकुलेशन के लिए हमेशा गुंजाइश होती है, लेकिन उसके लिए प्रधानमंत्री को या जो संबंधित व्यक्ति होते हैं, उनको इस गलती का दायित्व मत्थे पर लेना होता है। तो नेहरू जी भी इस दायित्व से बच नहीं सकते कि एक डिसीजन जो वो उन्होंने विदेश नीति के संबंध में किसी का सुझाव नहीं माना और पूरे विदेश मंत्रालय को अपने नियंत्रण में रखा, और चाइना के संदर्भ में उसकी जो गलती हुई, इसकी खामी भारत को भुगतना पड़ा। लेकिन दोनों पक्षों को देखते हुए अब आप लोगों को डिसीजन लेना है। मैंने आपको बताया कि बहुत सारा उनका कंट्रीब्यूशन भी है, उस पर भी मैं आपका निगाह दिलाना चाहूंगा। जैसे प्लानिंग डेमोक्रेसी में उन्होंने जो इकोनॉमिक प्लानिंग आरंभ किया है, वो अपने आप में दुनिया में एक पहला उदाहरण था, क्योंकि इससे पहले समाजवादी देश इकोनॉमिक प्लानिंग करते थे, और समाजवादी देश में प्रजातंत्र नहीं होता था, उसमें राजनीतिक रूप से प्रजातंत्र को दबाया जाता था और आर्थिक क्षेत्र में इकोनॉमिक प्लानिंग को अपनाया जाता था। तो नेहरू प्रेजेंटेड द फर्स्ट वन मॉडल इन विच द प्लानिंग कमीशन हैड टू ऑपरेट अंडर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। जो प्लानिंग कमीशन है, उसको एक प्रजातांत्रिक पद्धति के अंतर्गत काम करने का मॉडल उन्होंने तैयार किया। यह एशियाई अफ्रीकी देशों के लिए, या आप कह सकते हैं तृतीय विश्व के देशों के लिए, एक नजीर बन गया। एक तरह से इकोनॉमिक प्लानिंग, और यह आर्थिक रूप से राष्ट्र समृद्ध हो। यह तो हम डॉक्टर अंबेडकर भी कहते थे कि भाई, जब तक इसमें इन्होंने कहा है, निखिल मेनन ने लिखा है कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी, वो हमारी इकोनॉमी को बचाया। क्योंकि आज की तरह हम आर्थिक उदारीकरण की बात नहीं कर सकते। अगर आज रेस जीतने की बात हो, तो हम एक बच्चा है, उस बच्चे से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई वो रेस जीत ले। अरे, हमारी इकोनॉमी अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पा रही थी। हम आर्थिक उदारीकरण की तरफ तब गए जब हमारे दोनों जंघा मजबूत हुए और हम पांव जोड़कर खड़ा हो सके। तो पांव को जोड़कर खड़ा करने में इकोनॉमिक प्लानिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसीलिए प्लानिंग डेमोक्रेसी का मतलब है, अगर हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं होती, तो निखिल मेनन का कहना है, हमारी डेमोक्रेसी विफल हो जाती। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि हम वन मैन वन वोट तो कर लिया, परंतु वन वोट वन वैल्यू कब कर पाएंगे। जब तक वन वोट वन वैल्यू नहीं होगा, हमारा उद्देश्य सफल। यहाँ पर यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन हाँ, जो उनके क्रिटिक्स है, कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व पर अंग्रेजियत रही थी। जैसे राम माधव ने एक एग्जाम्पल दिया है, आप तो जानते हो राम माधव का भी, कि उन्होंने कहा है, एक एग्जाम्पल देते हुए कहा है, जो मैं आपको इसका दृष्टांत देना चाहता हूँ। कि उन्होंने कहा है कि जो बी आर नंदा उनके बायोग्राफर हैं, तो उन्होंने लिखा है कि हिस्टोरियन एंड बायोग्राफर बी आर नंदा कोट्स हिंदू महासभा लीडर एन बी खरे। जैसे हिंदू महासभा के लीडर जो एन बी खरे हैं, डिस्क्राइबिंग नेहरू एज इंग्लिश बाय एजुकेशन, मुस्लिम बाय कल्चर एंड हिंदू बाय एज एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। तो मूल्यांकन का अलग अलग आधार रहा है कि भाई, जवाहरलाल नेहरू
ये ये इन्होंने कहा है, एनवी खरे ने कहा है कि भाई वो एजुकेशन से तो इंग्लिश थे, और संस्कृति से मुस्लिम थे, और धोखे से हिंदू हो गए थे। तो उस पर इंटरेस्टिंगली ऑथर एंड पॉलिटिकल शशि थरूर अपना बुक जो है द इन्वेंशन ऑफ इंडिया है, जो मैंने आपको देखा है, उसमें जवाब दिया है, कॉज खरेज कमेंट ट्रिब्यूट टू नेहरू, कि यार ये तो नेहरू के प्रति सम्मान है, क्योंकि ये ट्रिब्यूट इसलिए है क्योंकि ये दर्शाता है कि नेहरू धर्म के मामले में कितने उदार रहे। इस तरह सवाल जवाब उनके मूल्यांकन में चलता रहता है। और एक उदाहरण राम माधव देते हैं कि के गालब्रेथ एक अमेरिकन राजदूत थे, उसको नेहरू ने स्वयं कहा था, नेहरू वंस टोल्ड हिज फ्रेंड द ऑथर जॉन केन गालब्रेथ, आई एम द लास्ट इंग्लिश मैन टू रूल इंडिया, आई एम द लास्ट इंग्लिश मैन टू रूल इंडिया। मैंने उनका कहना था कि मैं अंतिम अंग्रेज हूं जो भारत पर शासन कर रहा हूं। इनके जो क्रिटिक्स है वो कहते हैं कि इन्हें पर्याप्त अंग्रेजियत थी और कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर को उन्होंने इंडिया में कंटिन्यू किया। लेकिन माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैंने दोनों पक्षों को दिया है कि कॉलोनियल इकोनॉमी से लड़ने में, कॉलोनियल विदेश नीति से लड़ने में उन्होंने जितना बढ़ चढ़ कर काम किया है। और जहां तक रह गई पश्चिमी तकनीकी और पश्चिमी विचारधारा की बात, तो उस पश्चिम की तकनीकी और विचारधारा में ऐसे प्रगतिशील पक्ष रहे हैं, इतने प्रगतिशील पक्ष रहे हैं कि राजा राम मोहन राय से लेकर स्वामी विवेकानंद तक विभिन्न विचारकों ने उन्हें अपनाए रखने की बात कही है। तो माय स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट, कि होमर को जिस तरह उलिसिस की तरह हैं नेहरू, जिनको कुछ मिनटों और घंटे के लेक्चर में बांधा तो नहीं जा सकता है, मैंने यथासंभव कोशिश की है कि आप तक अपनी बात पहुंचा पाऊं। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर देखोगे तो मैं एक शिक्षक के तौर पर मैंने उनका मूल्यांकन किया। व्यक्तिगत तौर पर हमें लगता है कि भारत के लिए यह एक प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बहुत प्रबुद्ध व्यक्तित्व रहे हैं। और ये भारत का सौभाग्य रहा है कि पहले प्रधानमंत्री इतने एनलाइटेंड हुए, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। और इसी आधार पर इनकी 133वीं बर्थ एनिवर्सरी पर इनकी मैं अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनकी नीति को समग्रता से देखें, तब इनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन हो। आज में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।